कहने में बुरा लगता है बट फेयर इनफ। वी कैन फक देम व्हेनेवर वी वांट। तो वो अमेरिका एज लॉन्ग एज पाकिस्तान इज रेडी फॉर दैट, वो जो कुछ भी और काम करें करते रहें। अगली बार अगर ऑपरेशन सिंदूर फिर होता है, सिंदूर 2.0, तो ये जाहिर है कि और बड़े पैमाने पे होगा। एक लड़ाई में 71 की लड़ाई में बांग्लादेश पाकिस्तान 2 हिस्से में बटा। अब लड़ाई होगी तो पाकिस्तान 3 और का या 4 एक हिस्सा और निकल जाएगा। हिंदुस्तान की हमेशा ये कोशिश होगी कि आप पहले न्यूक्लियर साइट्स को इनको न्यूट्रलाइज कर हमारा तो डॉक्ट्रिन, अच्छा हम उनके न्यूक्लियर साइट्स को न्यूट्रलाइज कर दें अगर इसकी जो भी संभावना है, क्योंकि ब्रह्मोस में न्यूट्रलाइज करने की क्षमता है। आपने पार्लियामेंट में यह बयान दिया था कि लड़ाई अब आर पार की होगी। कश्मीरी आदमी खुद भी बेईमानी करने में किसी से पीछे नहीं है, ये भी बता दें। ह्यूमन नेचर मैंने वहाँ का देखा है कश्मीरी। हमारे साथ तो बीएसएफ में यूपी के मुसलमान थे, तो यूपी का मुसलमान जो बीएसएफ का अफसर था कहता था, तो कश्मीरियों के बारे में ये कहता था, मैं उसको कोट कर रहा हूँ, ये मेरी ज़बान नहीं है। नहीं, बिल्कुल कहता था साहब कि अगर ये कुरान की कसम खा के कुछ कहें तो मान लीजिए कि ये 100% झूठ बोल रहे हैं। ज़्यादा खतरनाक आपके एक्सपीरियंस में पंजाब रहा है या कश्मीर रहा है? पंजाब बहुत ज़्यादा खतरनाक रहा है, कश्मीर से भी ज़्यादा। पंजाब में देखिए हर ज़िले में आतंकवाद था, हर ज़िले में मतलब समस्या थी, कब कहाँ कौन आतंकवादी मार दे। और यहाँ तो कश्मीर में तो पॉकेट्स हैं। इस तरीके का जो इन्फिल्ट्रेशन है पाकिस्तान या मतलब बांग्लादेश वाली साइड से, करप्शन कोई रोल प्ले करता है सर उसमें? करप्शन बिल्कुल रोल प्ले करता है। किस करप्शन तरीके का? दलाल बैठे हुए हैं, वो पैसे देते हैं एजेंट्स को इधर उधर, और अपना फर्जी कार्ड बनवा देंगे, आर पार करवा देंगे, कहीं बीएसएफ वालों को भी घूस दे देंगे। कि जितनी भी भारत सरकारें रही हैं सबको ये मालूम था कि इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, पर किसी ने उसको रोकने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया। 50 के दशक में नॉर्थ ईस्ट की समस्या खड़ी हो जाती है। 60 के दशक में आप देखिए नक्सलवादी शुरू हो जाती है 67 में। 70 के दशक में आप असम का एजिटेशन शुरू हो जाता है। 80 के दशक में पंजाब में विस्फोट हो जाता है। 90 के दशक में कश्मीर उबल जाता है। 1.5 करोड़ बांग्लादेशी भारत में घुस चुके हैं और करीब 25,000 हर महीने घुसते आ रहे हैं। एज IGBSF पंजाब मैंने कम से कम 20-25 हज़ार बांग्लादेशियों को पाकिस्तान भेज दिया। तब भेज दिया था? भेज दिया। कैसे भेजा? पाकिस्तान भेज दिया जी। खालिस्तान कोई समस्या रह गई आपके हिसाब से? नहीं, खालिस्तान समस्या तो है, पर वो कनाडा की समस्या होगी मेरे ख्याल में। कनाडा में खालिस्तान शायद बन जाए किसी दिन, यहाँ तो नहीं बनने का। अंकल सैम रह गए हैं मतलब भरोसे लायक, जो इतना ट्रम्प का नगाड़ा बजा। अंकल सैम तो देखिए दुनिया में उनके लिए बस एक ही चीज़ मैटर करती है, पैसा। मैं समझता हूँ कि रशिया बहुत रिलायबल रहा है और आज भी अभी भी रिलायबल है। मैं रशिया को USA से ज़्यादा रिलायबल मानता हूँ। इंडिपेंडेंस के बाद से ही टेररिज्म को स्टेट पॉलिसी के तौर पे यूज़ करता है पाकिस्तान। इमेजिन भी नहीं कर पाया होगा कि 22 अप्रैल को जो टेररिस्ट अटैक उसने करवाया पहलगाम में, उसके बाद इंडिया एक प्रॉपर ऑपरेशन लॉन्च कर देगा। 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर को लॉन्च किया गया। बाय द टाइम 10 मई को इसको पॉज किया गया। पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकाने और 11 एयर बेसिस की तिलांजलि ली जा चुकी थी। सरकार का बार बार एक ही स्टैंड है, रिपीटेड स्टैंड है कि हमने इसको सिर्फ पॉज किया है। मतलब अगर गलती से भी पहलगाम का जैसा कुछ भी होता है तो इस ऑपरेशन को फिर से रिज्यूम किया जा सकता है। ये सुनने के बाद आपके मन में बड़े सारे सवाल आ रहे होंगे कि अगर हम इस तरीके का कोई ऑपरेशन रीलॉन्च करते हैं तो उसका मैग्नीट्यूड कितना बड़ा हो सकता है। पाकिस्तान के रिटेलिएशन में क्या वो न्यूक्लियर ऑप्शन के बारे में भी सोच सकते हैं? ऐसे ही तमाम सवालों का जवाब लेने के लिए हमने स्विच के स्टूडियो में बुलाया है ex-DGBSF प्रकाश सिंह सर को। सर, ये जो सरकार ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी पॉज हुआ है, विच मीन्स कि अगर पाकिस्तान कोई सी भी ऐसी हरकत करता है तो इसकी प्रोबेबिलिटी है कि ऑपरेशन फिर से रिज्यूम किया जाए, रीलॉन्च किया जाए। आपको क्या लगता है अगले आतंकवादी हमले में कितना समय बचा है, जिस तरीके से मुनीर खुद को पोस्चर करते आए हैं, या पाकिस्तान का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है? देखिए, अगला आतंकवादी हमला जो प्लान तरीके से होगा और जिसमें पाकिस्तान के शह पे होगा, वो अभी बहुत जल्दी नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान को काफ़ी झटका लगा है। उनके एयर बेसिस डैमेज हो गए हैं और उनका एयर डिफेंस सिस्टम खोखला साबित हो गया है। और अभी अखबारों में जो खबर आ रही है कि वो अपनी एयरफोर्स की कमज़ोरी को भी उन्होंने देख लिया है। और इस बीच में मतलब जो मीडिया की न्यूज़ है वो ये है कि चीन से वो स्टेल्थ फाइटर्स खरीदने की जल्दी में है। तो जब तक पाकिस्तान अपने आप को ये नहीं समझेगा कि हमारी एयरफोर्स अब थोड़ा मजबूत हो गई है, इंडियन एयरफोर्स से टक्कर लेने के लायक है, और हमारा एयर डिफेंस सिस्टम भी पहले की अपेक्षा बेहतर हो गया है,
और हिंदुस्तान के मिसाइल्स जिस तरह से ब्रह्मोस मिसाइल, आकाश मिसाइल्स, ये सब चलते रहे और इसका उनके पास कोई जवाब नहीं था। तो जब उनको ये इस बात का इत्मीनान हो जाएगा, उसके बाद ही वह कोई आतंकवाद की घटना सुनियोजित ढंग से और पूरी तैयारी से करेंगे, क्योंकि तब वो तैयार रहेंगे कि ठीक है, अगर हिंदुस्तान के पास जो भी हथियार है, जो भी असलहा है, जो भी साज सज्जा है, जो भी सामान है, उसका जवाब हमारे पास है और हम उसका प्रतिकार कर सकते हैं। जब वो ये समझेंगे तभी वो करेंगे। ऐसे कोई स्ट्रे इंसिडेंट हो जाए वो दूसरी बात है, क्योंकि पाकिस्तान में देखिए कोई ऐसी चीज़, ऐसा नहीं है कि सब चीज़ गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। पाकिस्तान में तो बलूचिस्तान में कुछ हो रहा है, सिंध में कुछ हो रहा है और पख्तूनवा में कुछ हो रहा है, पंजाब में कुछ हो रहा है। तो मतलब इंडिविजुअल्स वहाँ के काफ़ी मतलब बेलगाम है और कहीं कोई घटना स्ट्रे इंसिडेंट हो जाए वो दूसरी बात है। पर पाकिस्तान सरकार के शह से और उनकी प्लानिंग से अगर कोई घटना होगी तो उसमें अभी मैं समझता हूँ कि 2-3 महीने से कम समय नहीं लगेगा। कम से कम इतना समय तो लगेगा ही, तो उससे ज़्यादा भी लग सकता है। और पाकिस्तान तभी इस तरह की हरकत करेगा जब ये समझेगा कि हिंदुस्तान के हमले का हम सामना कर सकते हैं। मतलब 90 दिन का समय आप अपने अनुभव से मान के चल रहे, कम से कम 90 दिन, कम से कम 3 महीना तो लगेगा ही, ज़्यादा भी लग सकता है उनको रिकवर करने में। हर हमले के बाद एक जानकारी आती है कि हमारे पास इंटेलिजेंस था। जैसे इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट थी पहलगाम के हमले के पास कि हमारे पास इंटेलिजेंस था। आप डीजी रहे हैं बीएसएफ के, स्टेट पुलिस हेड किया आपने यूपी में, असम में, आपके पास इंटेलिजेंस आता होगा क्रिमिनल एक्टिविटीज़ का, टेरर एक्टिविटीज़ का। कहाँ चूक हो जाती है? क्या होता है कि इंटेलिजेंस होते हुए भी इस तरीके का हमला हो जाता है कि 26 लोग मार दिए जाते हैं, 20 मिनट तक सब चलता रहता है और पुलिस का या पैरामिलिट्री का कोई रिस्पॉन्स नहीं होता? ये इंडियन एक्सप्रेस की जो रिपोर्ट आप जिसका जिक्र कर रहे हैं उसको मैंने तो नहीं देखा है, पर आमतौर पे ये माना जा रहा है कि इंटेलिजेंस का फेलियर था, क्योंकि इतना बड़ा हमला हुआ और हम लोगों को इसका कोई पूर्वाभास नहीं था, इसकी कोई तैयारी नहीं थी और रिस्पांस इतना डिलेड रिस्पांस रहा है कि लगता है कि इंटेलिजेंस फेलियर बिल्कुल था हमारी तरफ से। और न केवल इंटेलिजेंस फेलियर था बल्कि पुलिस रिस्पांस का भी बहुत बड़ा फेलियर था। घटना कहा जाता है 20 मिनट तक आतंकवादी हत्याएं करते रहे और बड़े आराम से उन्होंने सबकी हत्या की और उसके बाद गायब हो गए। और 20 मिनट तक पुलिस का कोई कंट्रोल रूम में कोई गाड़ी नहीं पहुंची, सिक्योरिटी फोर्सेस का कोई टुकड़ी नहीं पहुंची। ये बड़े ताज्जुब की बात है, क्योंकि बार बार हमें ये बताया जाता है कि जम्मू एंड कश्मीर में फोर्सेस भारी संख्या में है। अब एग्जैक्ट कितनी है वो तो मुझे नहीं मालूम, पर भारी संख्या में है और एकदम सैचुरेटेड है फोर्सेस से। तो किसी भी फोर्स का कोई रिस्पॉन्स क्यों नहीं हुआ, ये एक बड़े आश्चर्य की बात है। मेरी अपनी सोच है कि इसमें लोकल एडमिनिस्ट्रेशन या लोकल ऑफिसर्स की कॉम्प्लिसिटी, उनकी कहीं मिली भगत ज़रूर है और उन्होंने ये सुनिश्चित कर लिया था कि 15 मिनट 20 मिनट तक तुम अब ये कार्रवाई करते रहना, हम किसी को आने नहीं देंगे या कोई खबर इस तरह की नहीं देंगे। ये लोकल गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट इसमें ज़रूर है। इंटेलिजेंस का फेलियर तो अपनी जगह है, पर लोकल सपोर्ट तो था ही। लोकल कॉम्प्लिसिटी मैं समझता हूँ सरकारी तंत्र की तरफ से ज़रूर थी कि हम आपको बचा देंगे और आपको निकलने का समय मिल जाएगा। देखिए वो 4 आदमी थे या कितने आदमी थे जो आतंकवादी थे, अभी तक ये भी नहीं पता, आज तक अब ये भी नहीं पता चला है। और उनको और घटनाओं में तो होता है कि साहब उनको आइडेंटिफाई हो गया और 3 दिन बाद मार दिए जाते हैं। इनका तो अभी तक इनका नहीं पता चला कि ये कहाँ हवा में उड़ गए, कितनी तेज़ी से भाग गए। आखिर पैदल आए थे, कोई उनको हेलीकॉप्टर तो नहीं ले गया था, पैदल आए और कैसे वो गायब हो गए, एकदम कहाँ अंतर ध्यान हो गए, किसी को पता नहीं चला और सीमा पार करके शायद पाकिस्तान में भी चले गए। अगर अभी तक नहीं मारे गए इसके माने वो पाकिस्तान वापस चले गए हैं। ये भी एक बहुत बड़ा फेलियर है कि हमारा फॉलोअप एक्शन इतना पुअर क्यों था आखिर। हालांकि सोशल मीडिया में तो कहीं फ़ोटो उनकी दिखा दी थी, हो सकता है फर्जी फ़ोटो, आजकल तो फेक सोशल मीडिया बहुत चल रहा है। पर जैसे भी हो मतलब वो बच के निकल गए और अब तक तो पाकिस्तान वापस पहुंच गए होंगे। ये एक बहुत बड़ा फेलियर है, हमारा फॉलोअप एक्शन का भी फॉलोअर है। आपने बीएसएफ को हेड किया है, आपके पास इंटेलिजेंस आती होगी। आपने स्टेट पुलिस को हेड किया है, उसमें भी आपके पास इंटेलिजेंस आती होगी। किस तरीके से इंटेलिजेंस आती है और क्या एक्सपेक्टेशन होती है? कोई किस्सा याद है आपको कि आपके पास कोई इंटेलिजेंस आई हो और कोई बड़ी घटना होने से रोक ली हो आपने? देखिए इंटेलिजेंस तो अब देखिए बम्बई में जो घटना हुई, जब आतंकवादी आए 2008 में और उन्होंने हमला किया, तो उसकी जांच की थी हमारे एक बैचमेट हैं मिस्टर बालाचंद्रन और एक मिस्टर प्रधान थे IAS अफसर। प्रधान के नेतृत्व में, बालाचंद्रन के सहयोग से उन्होंने जांच की और बालाचंद्रन ने अपनी रिपोर्ट में बड़ा साफ साफ लिखा है कि हमारे पास
पर्याप्त संकेत थे इस बात के कि आतंकवादी हमला करने वाले हैं मुंबई में। और देखिए, इंटेलिजेंस का असेसमेंट करना, इसके लिए थोड़ा सा एक्सपर्टीज़ चाहिए, थोड़ा सा एक अनुभव चाहिए, जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं कनेक्टिंग द डॉट्स। हमें एक सूचना आज मिली, एक सूचना कल मिली, एक सूचना 10 दिन बाद मिली, एक 15 दिन बाद मिली। वो अपने आप में तो लगता है कि सब अलग अलग सूचना है, पर जो एक्सपर्ट आदमी होता है, जो तजुर्बेकार आदमी होता है, वो कहता नहीं, ये एक पैटर्न है, इसमें ABCD सब अलग नहीं है, ये सब दे आर पार्ट ऑफ ए पैटर्न, और उसमें क्या लिंक है उसको वो जोड़ लेता है। यही ठीक समस्या अमेरिका के सामने आई 9/11 की। उनकी जो रिपोर्ट बाद में इंक्वायरी रिपोर्ट आई, वो भी कहते हैं कि सब इंटेलिजेंस तो थी, पर इतनी ज़्यादा इंटेलिजेंस थी उनके पास। देखिए, जब बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंस हो तो आदमी उससे भी ज़्यादा परेशान हो जाता है कि भाई इसमें तो ये भी लिखा, वो भी लिखा। अच्छा, इंटेलिजेंस में जो खबरें आती हैं, ये भी मान के चलिए उसमें 70-80% नहीं होता है, पर वो कौन सा 10-15% है जो सही निकल जाएगा, ये समझने की बात है, ये समझने की बात है। और इंटेलिजेंस जब आती है तो कहा जाता है कि हम चांस भी नहीं ले सकते। अगर कोई इंटेलिजेंस है तो उस पर हमें कार्रवाई करना चाहिए। अगर हमला नहीं होता है तो ठीक है, नहीं होता है, पर हो सकता है वो अगर सही वाली इन्फॉर्मेशन वो हमला हो गया तो। इसलिए अच्छा, अक्सर जो फील्ड में जो अफसर्स रहते हैं, वो उनको ये हो जाता है, भाई ये क्या आप रोज़ रोज़ खबर भेज देते हो, यहाँ हमला होने, यहाँ तो हुआ नहीं, अच्छा वहाँ भी नहीं हुआ, आप फालतू। तो फिर उनके पास जब इंटेलिजेंस आती है तो कभी कभी वो कॉम्प्लेसेंसी में, या इस वजह से कि भाई ये तो बार बार हमें खबर भेजते रहते हैं और सही होता तो कुछ नहीं। वो खबर तो बार बार भेजते, मैंने कहा ना, 100 बार आएगी खबर तो उसमें 10-15 बार सही होगी और 80 बार गलत होगी। तो आप जो होशियार अफसर होते हैं, जो मतलब सतर्क किस्म के अफसर हैं, वो तो हर बार कोई ना कोई प्रिकॉशन लेते हैं और फिर इस तरह से घटना होने से बच जाती है। परंतु जहां आपने चूक कर दी और कॉम्प्लेसेंसी हो गई कि भाई इस तरह खबरें तो रोज़ ये लोग भेजते रहते हैं, तो वहाँ फिर आप जब सही खबर आएगी तब भी आप सोते रहेंगे और वो घटना घटित हो जाएगी। बॉम्बे की घटना इसी तरह हुई, अमेरिका में 9/11 की घटना इसी तरह हुई। तो पहलगाम भी इसी तरीके से। हाँ, पहलगाम में तो इंटेलिजेंस थी ही नहीं। मुझे अभी तक किसी ने नहीं क्लेम किया कि इंटेलिजेंस थी। वहाँ तो एकदम इंटेलिजेंस ब्लैकआउट था। तो क्यों? मैंने एक रिपोर्ट शायद पढ़ी थी इंडियन एक्सप्रेस की सर, जिसमें इस बात का जिक्र था कि थी इंटेलिजेंस। मैं मिस कर गया, मैंने तो नहीं देखा, पर अगर होगी तो एक अकेली रिपोर्ट हुई, वरना बार बार इंटेलिजेंस फेलियर की ही बात आ रही है। ठीक है। आम आदमी जब इस तरीके की कोई सी भी रिपोर्ट पढ़ता है तो जैसे एक रिफ्लेक्स है लोगों का, पुलिस निकम्मी है। लोगों का ये गुस्सा किस हद तक जस्टिफाइड होता है जब इस तरीके का कोई फेल्योर होता है? तो जब आप कह रहे हैं कि पूरा मामला ही हिट्स एंड मिसेस का है, जो जनता का जो एटीट्यूड है, बड़ा सिंपलिस्टिक एटीट्यूड है। पुलिस का काम कितना मुश्किल है ये उन्हें कोई आइडिया नहीं है। और नेशनल सिक्योरिटी की समस्या कितनी विषम है, कितनी जटिल है, कितनी कठिन है, इसका भी उन्हें कोई आइडिया नहीं है। हिंदुस्तान में जो आंतरिक सुरक्षा की मैं तो जब विदेशों में लेक्चर देने जाता हूँ, जैसे अमेरिका में मैं लेक्चर देता हूँ, मैं कहता हूँ तुम लोग कितने भाग्यशाली हो। एक तरफ कनाडा है, कनाडा से कोई समस्या नहीं, सब दोस्त हैं, लोग खुलेआम इधर से उधर चले जाते हैं। पीछे मेक्सिको है, मेक्सिको में क्या है, बस वहाँ का आदमी कोई समस्या नहीं पैदा करता, सिवाय इसके कि आपके पास नौकरी के लिए आता है कि भैया हमको नौकरी दो, हमें कहीं से घुसपैठ करवा दो, ठीक है, कोई समस्या नहीं है। और हिंदुस्तान के पास ऐसे हमारा बॉर्डर ऐसा है, हमें उधर हिमालय को हम समझते थे कोई नहीं पार कर पाएगा, वहाँ से चीन की समस्या हो गई, इधर पाकिस्तान की समस्या है, इधर बांग्लादेश की समस्या है। बम्बई की घटना ने ये दिखा दिया कि समुद्री तट की भी आपको सुरक्षा करनी है। हमें 22,000 किलोमीटर की सुरक्षा करनी पड़ती है। और मैंने अमेरिकन से कहा कि भाई तुमको तो कुछ नहीं, तुम्हारे तो बॉर्डर एकदम सेफ़ हैं, तुम्हारे मतलब इधर ईस्टर्न कोस्ट या वेस्टर्न कोस्ट से कभी कोई हमला नहीं हुआ। हमारा भाग्य कहिए, दुर्भाग्य कहिए, हमने कुछ समस्याओं से ऐसे डील किया कि हर दशक में कोई ना कोई समस्या हिंदुस्तान में बढ़ती चली गई। अगर आप एक विहंगम दृष्टि डालें तो 47 में जैसे हम आज़ाद होते हैं, 50 के दशक में नॉर्थ ईस्ट की समस्या खड़ी हो जाती है, नागालैंड में 54 में विद्रोह शुरू हो जाता है, 60 के दशक में आप देखिए नक्सलवादी शुरू हो जाती है 67 में, 70 के दशक में आप ये असम का एजिटेशन शुरू हो जाता है, 80 के दशक में पंजाब में विस्फोट हो जाता है, 90 के दशक में कश्मीर उबल जाता है। मतलब हमारे या तो हमारा दुर्भाग्य था या हमारी आंतरिक सुरक्षा से समस्याओं को निपटने में कहीं
कहीं शिथिलता थी, अदूरदर्शिता थी, हम समझ नहीं पाते थे और एक के बाद एक समस्या होती चली गई। इसको एक नेशन इन मेकिंग के तौर पे भी देख सकते हैं सर। एक नेशन इन मेकिंग जैसे नेशन इन मेकिंग तो ठीक है, पर नेशन बिल्डिंग वाज वेरी पुअरली डन। जैसे अमेरिका में भी सिविल वॉर 5 सालों तक चला, हाँ, सिविल वॉर, वेस्ट में रेवोल्यूशंस हुए हैं, तो हमारा तो जो डोमेस्टिक फ्रंट है उसमें इंसर्जेंसीज ऐसी रहीं जिनसे हम ऑलमोस्ट डील कर गए। इसके पहले के मतलब कश्मीर के पहले के जितने भी एग्जांपल्स आप दे रहे हैं वो तमाम इंसर्जेंसीज आप अपने अनुभव से मेरे को करेक्ट करिएगा, मेरे हिसाब से लगभग शिथिल पड़ गई हैं, ठंडी पड़ गई हैं। शिथिल हम अक्सर है कि हम सब चीज़ आंकड़ों से तय करते हैं। मैं आंकड़ों से नहीं जाता हूँ, मैं सतह के नीचे क्या है वो देखता हूँ। आंकड़ों से आपने कह दिया कि साहब अब नक्सल समस्या सॉल्व हो गई क्योंकि घटनाएं एकदम 80% कम हो गई, मरने वालों की संख्या भी इतनी कम हो गई वगैरह वगैरह। सतह के नीचे क्या है ये देखिए आप। वो समस्याएं अगर आपने सामाजिक और आर्थिक उनका निराकरण नहीं किया तो ये जनता का आक्रोश कब किस रूप में फिर से निकलेगा कोई ठिकाना नहीं। कश्मीर जैसे हेविली मिलिटराइज्ड जोन में 20 मिनट तक एक प्राइम टूरिस्ट स्पॉट पे पॉइंट ब्लैंक 26 लोगों पे गोली चलती है और फिर रिस्पॉन्स नहीं होता, तो जो इंडिया का कॉमन आदमी है अगर उसको इस चीज़ से कोफ्त है या उसका जो गुस्सा है वो डायरेक्टेड है पुलिस के टुवर्ड्स या पुलिसिंग में जो एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं, जो फोर्सेस इन्वॉल्व हैं उनके टुवर्ड, तो वो किस हिसाब से अनजस्ट है? देखिए यहाँ तो जनता की नाराज़गी कभी कभी सही भी होती है सरकार से गफलत होती है सरकारी तंत्र जो है कहीं कहीं फेल हो जाता है। पहलगाम में तो फेल हो गया था, तो यहाँ तो सरकारी गुस्सा और सरकारी नाराज़गी जायज़ है। इंटेलिजेंस फेलियर था, पुलिस रिस्पांस का फेलियर था, फॉलोअप एक्शन पुअर था हर तरह, पर बहुत सी दृष्टांत ऐसे भी होते हैं जहाँ पूरी तरह से कार्रवाई होती है फिर भी आलोचना होती है। कहाँ चूक हो गई कि मतलब इन 4 आतंकियों को नहीं पकड़ पाए? आपके एक्सपीरियंस से वो कौन से लूप होल्स है? कितने प्राइम लोकेशन में अगर अटैक होता है, आप कश्मीर में पोस्टेड रहे करीब 1 साल तक, अपने अनुभव के हिसाब से अगर आप बताना चाहें कि आखिर ये किस तरीके से स्लिप करके निकल गए? देखिए जब मैं कश्मीर में था तब तो अभी आतंकवाद शुरू नहीं हुआ था, मैं था वहाँ पे करीब 83-84 में, ठीक है, उस समय तक अभी आग लगी नहीं थी। परंतु चूक तो देखिए ऐसा है कि जंगल के रास्ते उनको मालूम है और गाइड्स उनके पास ज़रूर होंगे, लोकल सपोर्ट उनको था। अखबार की खबरों के हिसाब से 15 आदमी ऐसे थे जो आइडेंटिफाई हो गए हैं जिन्होंने इस घटना को अंजाम देने में आतंकवादियों का मतलब उनका साथ दिया और उनको हर तरह की इन्फॉर्मेशन दी और उनको आने में और जाने में उन्होंने मदद की। तो 15 आदमी, लोकल सपोर्ट तो थी उनको, और लोकल सपोर्ट जब होती है तो आदमी ऑपरेशन सफल भी हो जाता है, चाहे वो ऑपरेशन आतंकवाद का हो चाहे काउंटर टेररिज्म का हो। लोकल सपोर्ट जिस दिन आपको मिलने लगती है उस दिन आपका ऑपरेशन मतलब बड़ी तेज़ी से और बड़ी सरलता से चलता है। पंजाब में जैसे अब आतंकवाद ने जब करवट ली उसका सबसे बहुत मतलब कई कारण थे उसके। एक बहुत बड़ा कारण था कि आतंकवादी अनैतिक कार्यों में लिप्त हो गए। अब कहीं गए, रात को यहाँ टिके हैं गांव में, अब वहाँ रात को उन्होंने औरतों को भी ख़राब किया, खाना ज़बरदस्ती खाए, उसका पैसे नहीं दिए, उस जो गाली गलौज की होगी वो अलग किया होगा, औरतों के साथ दुर्व्यवहार किया और उसके बाद चल दिए। अब जब औरतों के साथ दुर्व्यवहार किया तो वो आदमी तो नाराज़ हो गया। आप भले सिख हो, आप भले आतंकवादी हो, ठीक है, आप खालिस्तान के लिए लड़ रहे हो, पर तुमने हमारे घर की औरतों को ख़राब किया, अब तो तुमसे हमें बदला लेना है। वो जाता है सिक्योरिटी फोर्सेस के पास, खबर देता है, सिक्योरिटी फोर्सेस को खबर मिलती है, वो जाके उनका ठिकाने लगा देते हैं। तो लोकल सपोर्ट आपके पक्ष में भी जाती है, आपके विरोध में भी जाती है। ये तो अलग अलग जगह हुआ। कश्मीर में लोकल सपोर्ट थी तो आपने आतंकवादी घटना को अंजाम दे दिया। पंजाब में जब लोकल सपोर्ट आपकी चली गई और लोकल सपोर्ट पुलिस को मिलने लगी, फिर आतंकवाद धीरे धीरे ख़त्म होने लगा। तो लोकल सपोर्ट बहुत वाइटल होता है। और देखिए कश्मीर में ऐसा लगता है कि हमने जो कुछ भी अभी तक किया है, किसी न किसी कारण से वहाँ की जनता अभी भी नाराज़ है। उसका एक बहुत बड़ा कारण कश्मीर को देखिए यूनियन टेरिटरी बनाया गया। क्यों यूनियन टेरिटरी बनाया गया ये मुझे आज तक मेरे समझ में नहीं आया है। 370 हटाया जाना, नहीं 370 हटाया जाना तो बिल्कुल वाजिब था, सही था और बहुत देर से हुआ तो देर से हुआ, दुरुस्त हुआ।
ठीक है, पर इसको यूटी बनाने की क्या ज़रूरत थी, ये मुझे अभी तक नहीं समझ में आया। क्योंकि अगर एडमिनिस्ट्रेशन के फेल्योर की बात जो बिल्कुल आप शुरुआत में कर रहे थे, हाँ तो फिर तो ये एलजी के माथे जाता है, क्योंकि स्टेट को तो हाँ, वही नहीं पर भाई लीड अगर कर रहे आपने हैं। यूटी बना दिया पहली बात तो, और उसके बाद अब तो हालात आपने, यू आर कमिटेड, आपने कई बार घोषणा कर दी है कि हमें उसको स्टेटहुड देंगे, उसको देख के ख़त्म करिए ना। आप क्यों आप ये आपने जिम्मेदारी लिए हुए हैं। अच्छा, उमर अब्दुल्ला, मैं उनकी तारीफ़ करूँगा भाई, ही इज़ कंडक्टिंग हिमसेल्फ विद ग्रेट डिग्निटी। बहुत बहुत एक शराफत से और हिंदुस्तान की तरफ वफादारी से अभी तक उन्होंने काम किया है। फ़ारूक साहब भी रास्ते पे आ गए हैं, वो देखिए अभी वैष्णो देवी माथा टेकने गए हैं, और खीर भवानी भी ये लोग गए हैं, सब कुछ है। और मतलब हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ उमर अब्दुल्ला ने कोई बात नहीं कही, और अपोजिशन पार्टी जो उनके असेंबली में कुछ बोलती रही है तो उसको भी उन्होंने मतलब भारत सरकार का बचाव ही किया है। और अभी जो उन्होंने कहते हैं मतलब मजाक के तौर पे लिखा कि एलजी साहब का तो प्रमोशन हो गया, मेरा डिमोशन हो गया, मजाक के तौर पे। मेरा कहने का मतलब है कि उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री की हैसियत से बहुत डिग्निफाइड कॉन्डक्ट रहा है, बड़ी वफादारी से काम कर रहे हैं। आप जल्दी से जल्दी स्टेट उनको सौंपिए। लेफ्टिनेंट गवर्नर ठीक है, अब लेफ्टिनेंट गवर्नर को गवर्नर बना दीजिए, अपना राजभवन में बैठे हैं, इनको काम करने दीजिए। ये सुन के किसी और कॉमन जब उमर अब्दुल्ला अगर बाहर निकलेंगे तो इनके साथ जनता ज़्यादा आसानी से जाएगी, बजाय इसके कि जो एलजी साहब हैं उनके पीछे ये लोकल सपोर्ट मोबिलाइज कर देंगे, लोकल सपोर्ट को भारत सरकार के पक्ष में ला सकते हैं, इनमें ये इतना दम है। और अभी तक ये भारत सरकार के प्रति बड़ी वफादारी से काम कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ जल्दी से जल्दी इनको चांस दिया जाना चाहिए। जितनी जल्दी दिया जाएगा उतनी जल्दी ये हवा बदलने में सफल हो सकते हैं। बट सर, ये सुन के किसी का मतलब जो कॉमन सिटीजन उसको ये लग सकता है कि 370 था तब भी और हटा दिया गया तब भी, स्टेटहुड था तब भी हटा दिया गया तब भी, टेररिस्ट अटैक तो हो ही रहे हैं ना वहाँ पे। टेररिस्ट अटैक तो तो हो रहे जैसे हैं। उनका एक सवाल किसी कॉमन सिटीजन का ये हो सकता है कि आखिर स्टेटहुड दे देंगे तो क्या बदल जाएगा, क्या जैसे जो आप लोकल सपोर्ट की बात कर रहे थे, भाई स्टेटहुड बन जाएगा तो लोकल आदमी की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। लॉ एंड ऑर्डर स्टेट चीफ मिनिस्टर के पास आ जाएगा, पहलगाम की घटना के लिए वो जिम्मेदार माने जाएंगे। फिर मेरा ये कहना है कि जब स्थानीय मुख्यमंत्री होगा और वो अगर सही ढंग से हिंदुस्तान के प्रति वफादारी से काम करेगा तो लोकल सपोर्ट धीरे धीरे सरकार के पक्ष में आएगी, और सरकार उस समय भारत सरकार के बताए हुए रास्ते पे चल रही है। तो लोकल सपोर्ट मतलब स्थानीय सरकार अगर सही ढंग से काम करे तो उसकी लोकल सपोर्ट आपके पक्ष में होने की बहुत ज़्यादा संभावना है, बजाय इसके कि आप बाकी हिंदुस्तान के बाकी हिस्सों से किसी आदमी को वहाँ पे शासक बना के बैठे और कहें कि तुम यहाँ की हुकूमत चलाओ। जो लास्ट इलेक्शन हुआ उसमें 60% से ऊपर वोटिंग हुई, विच मीन्स कि लोग डेमोक्रेटिक जो प्रोसेस है उसमें पार्टिसिपेट तो कर ही रहे हैं। अगर स्टेटहुड दे देते हैं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, जो स्टेट का चीफ मिनिस्टर है, जो लॉ एंड ऑर्डर है, वो सब्जेक्ट टू चीफ मिनिस्टर हो जाएगा, उसकी अकाउंटेबिलिटी होगी, उसके एमएलएज की अकाउंटेबिलिटी होगी। लेकिन वापस से क्वेश्चन घूम के वहीं पे आ जाता है कि 370 के पहले भी टेररिस्ट अटैक हो रहे थे, उसके बाद भी हो रहे हैं, स्टेटहुड था तब भी हो रहे थे, अभी भी हो रहे हैं। नहीं, अब देखिए टेररिस्ट स्टेटहुड देने से क्या बदल जाएगा? स्टेटहुड बदलने से एक लोकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, लोकल रिस्पॉन्स मतलब अकाउंटेबिलिटी और लोकल सपोर्ट, ये सब में सुधार आएगा। जो भी लोग सर इंटेलिजेंस से रिलेटेड सवाल उठा रहे हैं, जैसा आप अभी कह रहे थे कि अमेरिका के पास 9/11 के टाइम पे इतना इंटेलिजेंस था, फिर भी ट्विन टावर्स उड़ा दिए गए और भी प्लेन्स इधर उधर गिरे, ठीक है कि उतनी क्षति नहीं हुई। मुंबई का हमला हो ही गया 26/11 का, इंटेलिजेंस था, आप कह रहे डॉट्स कनेक्ट नहीं हो पाते। इजराइल, जिसको इंटेलिजेंस का मतलब किंग मानते हैं, वहाँ पे भी अक्टूबर में हमला हो गया 2023 में, इतना बड़ा हमला कि पैराग्लाइड करके उनके देश में घुस गए। सॉल्व होने लायक प्रॉब्लम है सर ये सारी जो टेररिज्म की है किसी फॉर्म में? टेररिज्म तो एक ऐसी बीमारी है जिससे बहुत कितना इंटेलिजेंस ले आएंगे? जैसे अमेरिका का इंटेलिजेंस अगर फेल हो जाता है, इजराइल का इंटेलिजेंस फेल हो जाता है, हमारा इंटेलिजेंस फेल हो जाता है। नहीं, असल में इजराइल का इंटेलिजेंस इसलिए फेल हुआ कि वो उन्होंने देखिए कितनी भी मैकेनिकल इंटेलिजेंस हो, कितनी भी टेक्नोलॉजी हो, कितना भी आप बैरिकेडिंग लगा दीजिए, फेंसिंग खड़ी कर दीजिए, पर अगर ह्यूमन इंटेलिजेंस और ह्यूमन विजिलेंस वहाँ अगर आपने कमी की और अगर आप मशीन के गुलाम हो गए तो आप धोखा खा जाएंगे। नहीं, हमने जब फेंसिंग खड़ी की, पंजाब में फेंसिंग हमने खड़ी की,
हमारे टाइम में खड़ी हुई, मेरे प्रस्ताव से खड़ी हुई, भारत सरकार ने उसको माना, खड़ी हुई। पर मैंने ये नहीं कहा कि अब फेंसिंग खड़ी हो गई, अब तुम लोग जाओ सो। बीएसएफ के लोग जैसे ड्यूटी पहले दे रहे थे वैसे ही देंगे, उतनी ही मुस्तैदी से देंगे कि अगर फेंसिंग काट के आते हैं फिर तुम उनसे निपटो। पहली बात तो फेंसिंग हमने ऐसी बनाई कि उसको काटना भी बहुत मुश्किल था। काटने के पहले मतलब बहुत सारे हमने काम किए थे। मतलब इसके पहले कि आप फेंस पे पहुँचे, एक तार पूरे बॉर्डर पे बिछा दिया था, उसको रात में उसमें बिजली करंट हम लोग चलाते थे। पहले तो आप जा रहे हैं तो उसी में अगर आपका तार फंसा तो आप तो वहीं ख़त्म हो जाएंगे। तो लोग फेंस के पास जाने में ही बड़ा डरते थे कि रात को जाओ मत, पता नहीं कहाँ इन लोगों ने तार बिछा रखा है। पहुंच गए तो उसके बाद फेंस, डबल फेंस थी, उसके बाद अगर एक काटिएगा तो फिर दूसरे काटिएगा, और काट के बीच में उतरिएगा तो फिर हमने बीच में माइंस डलवा दी थी। मतलब फेंस काटना ही बड़ा मुश्किल था और फेंस काट करके पार करके जाना ही बड़ा मुश्किल था। वसंत सिंह जफरवाल, जो उनके बड़े भारी टेररिस्ट लीडर थे, उन्होंने एक चिट्ठी में लिखा, और जो चिट्ठी हमारे हाथ में पकड़ी गई, हम लोगों ने देखा कि साहब अब बॉर्डर पार करना बड़ा मुश्किल हो गया है, जान का बहुत ख़तरा है। आतंकवाद अगर पंजाब से ख़त्म हुआ तो उसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी था कि बॉर्डर को सुरक्षित किया गया, इतना सुरक्षित किया गया कि आतंकवादी न तो एक्सफिल्ट्रेट कर पाते थे, न तो पाकिस्तान जा पाते थे, और अगर चले गए तो वापस इन्फिल्ट्रेट नहीं कर पाते थे। जब ये समस्या आई तब आतंकवाद पे विजय आसान हो गई। कैसे आसान हो गई ये भी मैं आपको समझा दूं प्लीज़। जैसे पहले पंजाब, मान लीजिए उदाहरण के लिए, मान लीजिए 100 आतंकवादी हैं, आपने उसमें 10 मार दिए, 10 का रिप्लेसमेंट पाकिस्तान से आ गया, क्योंकि सिख बराबर बॉर्डर पार करके जा रहे थे और वहाँ से साज सज्जा और ट्रेनिंग लेके लौट रहे थे। आपने 10 मारा, 10 वापस, तो आप जहाँ के तहीं खड़े हैं, यू आर रनिंग ऑन द स्पॉट, लूप बन गया। हाँ। अच्छा, हमने जब बॉर्डर को सिक्योर कर दिया कि अब फेंसिंग भी है, फ्लड लाइटिंग भी है, ऑब्जर्वेशन टावर्स भी हैं, बॉर्डर ट्रैक्स भी हैं, सब कुछ हम लोगों ने बनाया। ये हमारे जब मैं IGBSF पंजाब था उसी समय ये सुरक्षा की योजना बनी थी। तो अब ये हुआ कि आपने 10 मारे तो -10 हो गए, तो +10 जो हो रहा था, जो 10 को वो रावण के 10 सरफेस फिल अप जो द आ ब्लैंक्स हो रहा था वो वो ख़त्म हो गया। तो ये ख़त्म हो, हमें याद है पंजाब में उस समय इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट की रिपोर्ट आती थी और हमेशा जितने हार्डकोर टेररिस्ट की संख्या लिखी जाती थी कि अभी 400 हैं, फिर थोड़े दिन बाद आया कि नहीं साहब 300 बचे हैं, फिर हुआ कि 200 बचे हैं। जिस दिन 100 के अंदर नीचे संख्या गई, हमने कहा कि अब हमने आतंकवाद पे लड़ाई जीत ली। मतलब आप पहले से स्वच्छ भारत अभियान चला रहे हाँ, स्वच्छ भारत पता ही दूसरे तरह की स्वच्छता थी, आतंकवादियों की सफाई किया अभियान था। तो जब 100 के नीचे संख्या गई तो मैंने कहा अब तो आतंकवाद से लड़ाई हम लोग जीत जाएंगे। ठीक है। उसके बाद उस समय करीब मेरा ट्रांसफ़र भी हो गया, वहाँ से मैं आसाम चला गया। पर यही कि लड़ाई में हमने ये देखा कि इस आतंकवादियों की हार्डकोर की टेररिस्ट की संख्या गिरती जा रही है। पहले गिर नहीं रही थी, हम मारते जा रहे थे और रिप्लेसमेंट हो रहा था। ITBP है वो जो चाइना साइड ऑफ बॉर्डर है उसको पेट्रोल कर रही है, उसको प्रोटेक्ट कर रही है, उस वाले साइड से कोई इन्फिल्ट्रेशन नहीं होती। पंजाब में जो आपने बताया कि आपने इतनी अच्छी पहल की थी, इतना अच्छा प्लान बनाया था, इतना अच्छा एग्जीक्यूशन किया था, वो टेररिज्म को ख़त्म करने में एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर साबित हुआ। BSF जिन जिन इलाकों को सर और जगहों पे मैन करती है, फॉर एग्जांपल कश्मीर में या जो नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर्स हैं इन पर्टिकुलर बांग्लादेश के साथ, वहाँ से कैसे इन्फिल्ट्रेशन हो जा रही है? देखिए, क्योंकि ये सवाल इसलिए पर्टिनेंट है क्योंकि जो पहलगाम का हमला है उसमें भी एक टेररिस्ट को लेके इन्फॉर्मेशन ये थी कि वो पाकिस्तान साइड से आया था। तो ये इन्फिल्ट्रेशन पाकिस्तान वाली क्यों नहीं रुक पा रही सर? सिमिलरली जो बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स हैं इनका इन्फिल्ट्रेशन क्यों नहीं बंद होता? देखिए, पहले तो हम पाकिस्तान वाला जवाब दे दें। जी। देखिए, पाकिस्तान से जो इन्फिल्ट्रेशन होता है वो बहुत छोटी संख्या में होता है, 8, 10, 12, 4, 6, 4 यहाँ से घुसा दिए, 4 वहाँ से घुसा दिए, 6 इधर से घुसा दिए, इस तरह होता है। अच्छा, आप सीमा पे फेंसिंग तो लगी है, पर फेंसिंग कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ फेंसिंग बर्फ़ गिरने की वजह से नुकसान हो जाता है, वो बर्फ़ से गिरने से टूट जाती हैं, या कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ नदी नाले हैं, वहाँ फेंस नहीं लगा सकते। तो कोई भी फेंस एकदम 100% प्रभावी नहीं रहती। अच्छा, जबकि पाकिस्तान रेंजर्स को ये हुक्म है कि तुम भैया देखते रहो और इनको कवरिंग फायर दो, इनको रास्ता बताओ और जो रास्ता सेफ़ हो उधर से इनको निकाल दो। पूरी इनकी फ़ोर्स लगी हुई है और जो बॉर्डर पे जो सारी फोर्स है वो इन आतंकवादियों को
आर पार कराने में मदद करती है। तो इसलिए 4-6 आदमी का घुसाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, जबकि बॉर्डर इतना बड़ा है और बर्फीला है, जंगल भी है, तो उसमें से ये संभव है। इसको 100% सील नहीं किया जा सकता बॉर्डर को, ये मान चाहे के कुछ भी कर लें। कुछ भी कर लीजिए, कोई भी ये बॉर्डर जो ऐसा पंजाब जैसा जो आपका सोल्यूशन था वो कश्मीर में टेरेन देखिए की वजह से देखिए लागू देखिए, होने लायक पंजाब नहीं में है। तो समतल ज़मीन थी, वही टेरेन पर की वजह यहाँ से कश्मीर में कश्मीर का लागू होने टेरेन लायक नहीं दूसरा है, कश्मीर का टेरेन दूसरा है, तो इसमें एकदम 100% सीलिंग नहीं हो सकती है। है। एक बात। अब आप बांग्लादेश की बात करें, बांग्लादेश में देखिए ऐसा है, शुरू में तो इन्फिल्ट्रेशन जैसे 47 के बाद कैसे हुआ, 47 के बाद क्या हुआ कि मतलब हिंदूज़ का परसिक्यूशन हुआ तो हिंदू आने लगे। उसके बाद थोड़े दिनों बाद ये हुआ कि आर्थिक कारणों से क्योंकि बंगाल वहाँ मतलब ईस्ट बंगाल की हालत बड़ी ख़राब थी, ईस्ट पाकिस्तान की, और बंगाली मतलब इन्होंने 71 में इतना ज़्यादा बर्बादी भी की थी कि उनके पास खाने पीने आर्थिक स्थिति बांग्लादेश की बड़ी ख़राब थी शुरू के वर्षों में, इसलिए आर्थिक कारणों से मुसलमानों का भी भारी संख्या में पलायन हुआ। अच्छा, उन दिनों जब पलायन हुआ तो अभी फेंस थी नहीं, बॉर्डर खुला हुआ था। अब बॉर्डर वहाँ बांग्लादेश का भी बॉर्डर भी बड़ा गड़बड़ बॉर्डर है, 4000 किलोमीटर का बॉर्डर है, और उसमें भी मतलब कोई ऐसा नहीं कि सीधा साधा है, नदियाँ हैं इधर से उधर बहती हैं। तो क्या हुआ, नदी में बैठे आप, रात को बैठिए, सवेरे आप हिंदुस्तान में हैं। अब वो नदी के बीच में कौन खड़ा होकर पहरा देगा। तो अच्छा, जो सरकारें थीं उनका रवैया ढुलमुल था, सबसे बड़ी कारण तो ये थी, जो सरकारें थी, भारत सरकार का रवैया और असम की सरकार का रवैया या बंगाल की सरकार, सबका ढुलमुल था कि भाई आ रहे हैं तो कोई फ़र्क पड़ता है, बांग्लादेश से भाई हमने लिबरेट किया है, हमारा दोस्ताना है, भाई आ रहे हैं, आने तो, अब ज़्यादा करोगे तो उधर से झगड़ा होने लगेगा। देखिए, बहुत बड़े शर्म की बात है और अफसोस की बात भी है, कोई भी डिप्लोमेटिक प्रोटेस्ट किसी भी स्टेज पे सालों साल भारत सरकार ने ये नहीं किया कि आपकी तरफ से इलीगल इमिग्रेशन हो रहा है। एक बार जब एक अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में मैंने ये सवाल उठाया कि बांग्लादेश से इमिग्रेशन हो रहा है, तो बांग्लादेश का डेलीगेट तुरंत खड़ा होकर कहता है, नहीं, एक भी आदमी आपके यहाँ नहीं गया है, और सबूत दीजिए। अब सबूत हम कैसे दें? सबूत तो हम तभी कह सकते हैं भारत सरकार ने आपको कोई प्रोटेस्ट किया हो। भारत सरकार की शिथिलता थी जिसकी वजह से ये इमिग्रेशन चलता रहा। ये किस दौर की बात है? ये किस साल की बात कर रहे हैं आप? ये कॉन्फ्रेंस की बात है। हाँ, जब कभी भी आपने ये सवाल उठाया था। ये बात तो देखिए करीब 30 साल से पुरानी बात है। 30 साल से पुरानी बात। 30 साल। तो अच्छा, आपको एक बात और बता दें, कारगिल में जब लड़ाई हुई उसके बाद 4 टास्क फोर्स बनी थी, एक डिफेंस के बारे में, एक इंटेलिजेंस के बारे में, और एक इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में, और एक बॉर्डर मैनेजमेंट के बारे में। सरकार ने कहा कि भाई कारगिल में इतना बड़ा इन्फिल्ट्रेशन हो गया, हमको पता नहीं चला, हमें अपने सुरक्षा तंत्र को सुदृढ़ करना है, तो चारों विषयों पे टास्क फोर्स बनी। तो बॉर्डर मैनेजमेंट के जो टास्क फोर्स थी उसके चेयरमैन थे श्री माधव गोडबोले, जो होम सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थे। बहुत ही ईमानदार आदमी, बहुत ही काबिल आदमी और बहुत ही सत्यनिष्ठ आदमी। हमारे बड़े अच्छे जानने वाले थे, हम लोगों की बहुत अच्छी दोस्ती थी और हमको बहुत मानते थे वो, और मैं उनको बहुत इज़्ज़त करता था। माधव गोडबोले ने अपनी रिपोर्ट में ये लिखा है कि जितनी भी भारत सरकारें रही हैं सबको ये मालूम था कि इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, पर किसी ने उसको रोकने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया। ये उनकी रिपोर्ट में लिखा है, और उनकी रिपोर्ट में बहुत सारी बातें लिखी हैं। उन्होंने असेसमेंट दिया कि इस समय, ये रिपोर्ट उन्होंने 2000 ईस्वी में भारत सरकार को ये रिपोर्ट सौंपी, और उस समय उन्होंने ये लिखा कि इस समय 1.5 करोड़ बांग्लादेशी भारत में घुस चुके हैं और करीब 25,000 हर महीने घुसते आ रहे हैं। ये किस साल रिपोर्ट आई थी? 2000 ईस्वी में रिपोर्ट आई थी। सन 2000 इस रिपोर्ट को चूंकि इस सरकार की आलोचना की गई थी, इसलिए इस रिपोर्ट को दबा दिया गया। मुझको किसी तरह से कभी रिपोर्ट मिल गई, मैंने देखा, ये सब पढ़ा उसको, और इसके बारे में मैंने बहुत सारे लेख लिखे हूँ उन दिनों रिटायरमेंट के बाद, पर किसी के कान पे जू नहीं रहेगी। मतलब अगर उस रिपोर्ट की माने तो अभी कम से कम 2.25 करोड़ बांग्लादेशी होंगे भारत में। भाई 1.5 करोड़ तो उस समय थे, और 25,000 हर साल। 3 लाख कह रहे थे, वो हर साल आ रहे हैं। 3 लाख, हाँ, तो मतलब अब 3 करोड़ तो बड़े आराम से हो गए होंगे। 3 करोड़ बांग्लादेशी होंगे अभी भारत में। 2.5-3 करोड़ तो बांग्लादेशी इस देश में हैं।
ये आप बड़े अश्योरिटी के साथ हाँ हाँ, बड़े रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ये बात आप कह रहे हैं कि 3 करोड़ बांग्लादेशी 3 करोड़ बांग्लादेशी इस देश में बिल्कुल हैं और सारे हिंदुस्तान में फैले हैं। ऐसा नहीं कि वो कहीं एक किसी एक जगह, पर्टिकुलर आसाम में फैले हैं, बंगाल में फैले हैं, बिहार में हैं, उत्तर प्रदेश में हैं, यूपी में हैं, पंजाब में हैं, सब जगह हैं। और ये मतलब एक दिन में नहीं हुआ, आज़ादी के बाद ये से सालों साल से हुआ है। और आपको ये भी बता दें, एज IG BSF पंजाब मैंने कम से कम 20-25 हज़ार बांग्लादेशियों को पाकिस्तान भेज दिया। तब भेज दिया था? भेज दिया। कैसे भेजा? पाकिस्तान भेज दिया जी। कैसे हुआ ये कि ये बिहारी मुसलमान थे, ये बांग्लादेश से चलते हुए आ रहे थे और पहुंच के पंजाब में पहुंच जाते थे और पंजाब में फिर इस फिराक में रहते थे कि हमको पाकिस्तान भेज दिया जाए। तो अभी तक ये नीति थी कि भाई हम बॉर्डर कैसे पार करने दें, वो तो इंटरनेशनल लॉ है। हम इनको पंजाब बॉर्डर BSF पकड़ लेती थी, पंजाब पुलिस को देती थी। पंजाब पुलिस थोड़े दिन तो रखते थे कि अब बंगाल ले जाएंगे, अरे बंगाल ले जाने का टाइम कहाँ है, वहाँ आतंकवाद है, छोड़ दो। फिर वो गुरुद्वारों में लंगर खा रहे हैं, फिर वो पंजाब में चक्कर काट रहे हैं। तो मैंने बात की होम मिनिस्टर साहब से, चिदम्बरम साहब से, कि ये सब बांग्लादेशी बिहारी मुसलमान हैं, ये पंजाब पाकिस्तान जाने चाहते हैं, हमको परमिशन दीजिए, मैं इनको ठेल दूँ। तो चिदम्बरम साहब ने कहा, मैं पर हाउ कैन आई गिव यू दिस परमिशन, दिस विल बी अगेंस्ट इंटरनेशनल लॉ। ये किस साल की बात है सर? ये जब मैं IG BSF पंजाब था तब की बात है, 1967 नहीं 1986-87 की बात है। तो उन्होंने कहा नहीं, परमिशन मैं कैसे दे सकता हूँ, आप ये तो अगेंस्ट लॉ होगा। तो मैंने कहा अगर आप परमिशन नहीं दे रहे हैं तो मैं अपनी जिम्मेदारी पे ठेल दूंगा, आप उसकी नोटिस मत लीजिएगा, आप मेरा जवाब तलब मत करिएगा। मैंने कहा अंग्रेजी में मैंने कहा, यू टर्न द नेल्सन आई, नेल्सन की एक आंख थी बस, कि आप हम इधर से आंख बंद कर लीजिएगा, एक आंख बंद कर लीजिए, एक आंख बंद कर लीजिएगा, हमारा जो मैं काम कर रहा हूँ करने। उसके बाद मैंने सारे BSF के कमांडेंट्स को बुलाया, मैंने कहा भाई इधर आओ, देखो ये सब बांग्लादेशी हैं, इनको जो पाकिस्तान जाना चाहते हैं तुम पकड़ के अपने कैंप में रख लो, और जब अंधेरी रात होती है, घनघोर अंधेरी रात होती है, इनको ठेल दो पार में। और हफ्ते भर 5-6 दिन इनको खाना खिलाना पड़ता है, उसका पैसा मैं तुम्हें दे रहा हूँ, सीक्रेट सर्विस से पैसा दे रहा हूँ, उनको खिलाते रहो। और इसकी कहीं कोई रिकॉर्ड मत रखो, कोई वायरलेस में मत बात करो, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये काम गलत है, पर ये काम राष्ट्रहित में है। ये सब का ज़बरदस्ती हमारा खाना खाएंगे, हमारी आबादी बढ़ाएंगे, हमारी समस्याएं करेंगे, और ये जाना चाहते हैं, इनको ठेल दो। तो साहब 3 साल तक ये रोज़ हर सालों साल ये कार्यक्रम चलता रहा। तो ये 20-30 पकड़ रहे हैं, और भैया इसमें 20-30 से कुछ नहीं होने वाला। मैंने एक लिख रखा है जो कल शायद इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित हो जाएगा, कल परसों में प्रकाशित हो जाएगा। मैंने यही लिखा है कि ये जो कर रहे हैं ये इट इज़ ए ट्रिकल, ऐसे कुछ नहीं होना है। ये 2.5 करोड़ अब यहाँ बैठे हुए हैं, 2.5 करोड़ को जब तक भारी संख्या में इनको नहीं भेजिएगा तब तक आपकी समस्याओं कोई निदान नहीं होने वाला है। पॉसिबल है 2.5 करोड़ को वापस भेजना? भाई 2.5 करोड़ नहीं तो आप कम से कम 20 लाख 30 लाख ही भेज दीजिए, कुछ तो करिए आप, और बाकी को डिसएनफ्रेंचाइज करिए। इतनी बड़ी पॉपुलेशन को डिसएनफ्रेंचाइज करने पे क्यों नहीं भाई, वो विदेशी हैं, आपको यहाँ काम करने दे रहे हैं, आपको खाना खाने को मिल रहा है, इतना कम है? आपको वोटिंग का अधिकार क्यों होना चाहिए? 2 अधिकार मैंने बार बार कहा है, 10 लेख में लिखा है, इनको आप खाना खाने दो, इनको नौकरी करने दो, ठीक है, पर इनको एक तो इमूवेबल प्रॉपर्टी, अचल संपत्ति ये नहीं ले सकते कि घर कि उन्होंने कहा कि ये ज़मीन हमने खरीदा, नहीं, ज़मीन नहीं खरीद सकते। दूसरी बात, हाँ, इनको वोटिंग राइट नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये 2 चीज़ से इनको डिसएनफ्रेंचाइज कर दो, और इनको इमूवेबल प्रॉपर्टी मत खरीद दो। भाई रहो, नौकरी करो, किसी के घर में बर्तन मांजो, कहीं रिक्शा चलाओ, कुली हो जाओ, जो लेबर का काम करो। हम अब क्या करें, अब आ गए हो तो आ गए हो, चलो, बट वी कांट गिव यू पॉलिटिकल राइट्स, वी कांट गिव यू द राइट टू इकोनॉमिक राइट टू एक्वायर प्रॉपर्टी। थोड़ा सा विषयांतर हो जाएगा, थोड़ा सा ड्रिफ्ट कर रहे हैं। बिहारी मुसलमान कौन होते हैं? बिहारी मुसलमान जो बंगाली नहीं है। ये टर्म कहाँ से आया है? कोई बिहारी सुने अचानक से तो उसको लगेगा ये कौन सी चीज़ है बिहारी नहीं, मुसलमान? बहुत नहीं, आपको अजीब लग रहा है, पर वो बहुत बिहारी मुसलमान हैं वहाँ पे जो बंगाली नहीं हैं, उनको सबको बिहारी कह दिया जाता है, उन सबको बिहारी कह देते हैं। जितने इसके पीछे कोई ओरिजिन स्टोरी टाइप है, बैटमैन आयरन मैन टाइप को कोई ओरिजिन स्टोरी बिहारी मुसलमानों की? पता नहीं, अब ज़्यादा हम स्टोरी नहीं बता। लेकिन जो बंगाली नहीं है वो बिहारी मुसलमान है। जितने नॉन बंगाली वो सब बिहारी मुसलमान। और दूसरा सवाल किसी का सर ये हो सकता है कि इनके
ह्यूमन राइट्स का भी फिर मसला उठेगा कि मतलब कोई 47 में आ गया, कोई 71 में आ गया, अभी जो लोग आ रहे हैं पिछले 10 साल से, 5 साल से, कल जो आया उसका समझ आता है, लेकिन जो आज़ादी के बाद ही आ गया होगा, 71 में ही आ गया होगा, जिसकी दूसरी पुश्त यहाँ पे पल रही है, उनके भी पॉलिटिकल राइट्स ले जाने चाहिए, ये मतलब किसका सवाल हो सकता है? अब ये बड़ा पेचीदा सवाल है, पर एक असम अकॉर्ड हुआ था, राजीव गांधी ने किया था, उसमें उन्होंने कट ऑफ ईयर वगैरह सब तय किया था, उसके मुताबिक आप उनको सिटीजनशिप दीजिए या न दीजिए, उस अकॉर्ड के मुताबिक। उस अकॉर्ड को भी सही ढंग से इम्प्लीमेंट नहीं किया गया सख्ती से। इस तरीके का जो इन्फिल्ट्रेशन है पाकिस्तान या मतलब बांग्लादेश वाली साइड से, करप्शन कोई रोल प्ले करता है सर उसमें? करप्शन बिल्कुल रोल प्ले करता है। किस तरीके का? करप्शन ऐसा जो आपका कोई हिंदुस्तान की कोई समस्या ऐसी नहीं है जिसमें करप्शन एक बड़ा कारण नहीं है, कोई समस्या। शायद दुनिया में हर जगह ये लागू होता है। करप्शन बहुत बड़ी समस्या है। दलाल बैठे हुए हैं, वो पैसा देते हैं एजेंट्स को इधर उधर, और अपना फर्जी कार्ड बनवा देंगे, आर पार करवा देंगे, कहीं बीएसएफ वालों को भी घूस दे देंगे, उनको भी दे देंगे, रेवेन्यू अथॉरिटीज़ को देंगे, चेक पोस्ट पे दे देंगे, सब कुछ होता है। करप्शन तो ऐसा कारण है। और ये हमारे साइड के भी लोग होते हैं। हमारे साइड के लोगों को भी करप्शन तो है। ये करप्शन हिंदुस्तान से ख़त्म थोड़े हुआ है। करप्शन तो यहाँ एक बहुत बड़ा कारण है इस देश में। और ये कभी इनको तो अंदाज़ा नहीं चलता होगा सर कि कब कोई टेररिस्ट घुस गया या कब कोई देश को इतना ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाला घुस गया। जो करप्ट आदमी है वो तो देश को बेच देता है। आपने प्लासी का इतिहास पढ़ा है? प्लासी में तो लोग कहते हैं लड़ाई हुई थी, लड़ाई तो हुई ही नहीं। प्लासी में तो उनको बेच दिया गया था नवाब साहब को, और अंग्रेज़ों ने खरीद लिया था। एक थोड़ा सा पॉलिटिकल क्वेश्चन है, पता नहीं आप इसमें डेल्व करना चाहेंगे कि नहीं। अभी रिसेंटली एक एलिगेशन लगा कि बंगाल में जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन है वो इन्फिल्ट्रेशन में इन्वॉल्व होता है। ऐसा पॉसिबल है? मतलब बॉर्डर का जो कंट्रोल है, टू द बेस्ट ऑफ माई अंडरस्टैंडिंग, वो सेंटर के पास होता है, स्टेट के पास सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर होता है। किसी भी स्टेट की बात अगर करें हम, बीट बंगाल या नॉर्थ ईस्ट का कोई सा भी स्टेट जो कि बॉर्डरिंग है बांग्लादेश के साथ, कोई सा भी स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन किसी भी फॉर्म में उनके पास ऐसा कंट्रोल होता है। अगर हम एब्सोल्यूट लीगल एस्पेक्ट से, कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट से बात करें, वो किस तरीके से इन्फिल्ट्रेशन करवाने में तो वो इन्वॉल्व नहीं होते हैं, पर जो इन्फिल्ट्रेट करके आ जाते हैं उनको लेजिटिमाइज करने में, उनको आधार कार्ड बनवाने में, उनका राशन कार्ड बनवाने में, उनको रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट देने में, उसमें वो बिल्कुल उनका हाथ रहता है। इसमें तो बहुत मतलब बिल्कुल हाथ रहता है उनका। केंद्र सरकार को कोई मंत्री ऐसा कहता है कि किसी स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से, वहाँ के चीफ मिनिस्टर की वजह से इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, आप डीजी बीएसएफ रहे हैं, ये टेक्निकली सही है? नहीं, इन्फिल्ट्रेशन तो नहीं हो रहा। मैंने कहा ना, इन्फिल्ट्रेशन तो देखिए राज्य सरकार करवा सकती घुसपैठ? राज्य सरकार घुसपैठ नहीं करवा सकती, घुसपैठियों को लेजिटिमाइज कर सकती है। लेकिन स्टेप 1 में जो इन्फिल्ट्रेशन है वो रोकने का जिम्मा बीएसएफ और केंद्र सरकार, जिम्मा तो केंद्र सरकार का है। ठीक है, तो अगर कोई ऐसा कह रहा है तो वो टेक्निकली सही है सर? नहीं, सही नहीं है। इसमें सिर्फ राजनीति आपके हिसाब से? राजनीति है, सब तरफ से राजनीति है। सब लोग इसमें किसी न किसी तरह कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इस समस्या को एक उग्र रूप जो हो गया है इसका। एक बात तो तय है सर कि इन्फिल्ट्रेशन रुकने से रहा, दूसरी बात ये भी तय है कि पाकिस्तान कोई समस्या एकदम 100% नहीं सॉल्व होती, पर अगर आपने 80% 90% भी सॉल्व कर दिया तो बहुत बड़ी बात है। सवाल यह कि इन्फिल्ट्रेशन नहीं रुकेगा, पर इन्फिल्ट्रेशन जहाँ 100 हो रहा है वहाँ अगर आप 10 कर दें तो द प्रॉब्लम इज सॉल्व। ये मैं किसी संदर्भ में कह रहा था। कॉन्टेक्स्ट सर ये है कि ऐसे ही इन्फिल्ट्रेशन की वजह से उरी की घटना हुई, जिसके बाद हमने बॉर्डरिंग एरियाज़ में एक सर्जिकल स्ट्राइक किया। ऐसे ही इन्फिल्ट्रेशन की वजह से पुलवामा हो गया, जिसके बाद हम बालाकोट तक गए सर्जिकल स्ट्राइक में। ऐसा ही इन्फिल्ट्रेशन है। एक पाकिस्तानी टेररिस्ट, कम से कम मीडिया रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग, एक तो पाकिस्तानी टेररिस्ट था। इस तरीके का जो इन्फिल्ट्रेशन है वो तो रुकने से रहा, विच मीन्स कि हमले होंगे। सरकार का कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर पॉज पे है। अब उसके पॉज पे होने का मतलब तो इवेंचुअली यही हुआ कि अगर अगला इन्फिल्ट्रेशन होता है, उसकी वजह से कोई आतंकवादी हमला होता है, तो फिर हम वापस से इस ऑपरेशन को रीस्टार्ट करेंगे। इसका स्केल हो सकता है, मैग्नीट्यूड हो सकता है इससे बड़ा हो। क्या होगा आपके हिसाब से? अगर ऐसी कोई अगली घटना होती है तो आपके हिसाब से क्या होगा? देखिए, अभी कल ही एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर का स्टेटमेंट आया है। उन्होंने ये कहा कि अगर फिर से हमें पाकिस्तान प्रोवोक करता है तो वी विल स्ट्राइक डीप इनसाइड पाकिस्तान। तो डीप इनसाइड पाकिस्तान तो स्ट्राइक कर चुके हैं, वो लगता है और व्यापक तरीके से अब स्ट्राइक करेंगे। अब अगर अगली लड़ाई होती है तो मुझे, देखिए, कहना तो ये नहीं चाहिए, पर पाकिस्तान तो अभी तैयारी करना चाहेगा।
और हिंदुस्तान चाहेगा कि नहीं, उनकी तैयारी के पहले ही जो कुछ होना हो जाए। ये साधारण बात है, समझने की बात है। अब कैसे स्थिति बनी रहेगी या बिगड़ेगी, ये अब कुछ कहा नहीं जा सकता है। सर वो तो टेररिस्ट स्टेट है, मतलब पाकिस्तान एज ए स्टेट ही टेररिस्ट स्टेट, मतलब मुंबई का हमला हो, संसद का हमला हो, 47 में जिस तरीके से उन्होंने अपना लश्कर भेज दिया कश्मीर में, ये तो सर रुकने वाला है नहीं। तो वापस से सवाल वहीं पे घूम के आ जाता है कि अगर इस तरीके की कोई सी भी अगली घटना होती है, हमारा मैग्नीट्यूड अगर ऑपरेशन सिंदूर रिज्यूम करता है तो मैग्नीट्यूड कितना बड़ा हो सकता है आपके हिसाब से? बड़ा तो बहुत भयंकर हो सकता है। अगली बार लड़ाई होगी तो शायद बहुत भयंकर होगी, और उसमें मतलब ऑल आउट वॉर हो सकती है, मतलब कुछ कहा नहीं जा सकता। और क्योंकि इस समय सारी दुनिया में मैं देख रहा हूँ कुछ लड़ाई के आसार बढ़ते जा रहे हैं। उधर पैलेस्टीन की लड़ाई चल रही है, उधर यूक्रेन की लड़ाई चल रही है, अब अमेरिका में आग लगी है, उधर वो ताइवान पे हमला करने की बात करता है। तो मतलब पूरे दुनिया का माहौल ही लगता है कि लड़ाई की तरफ बढ़ रहा है, और धीरे धीरे इसी तरह से कहीं तृतीय महायुद्ध की तरफ हम न चले जाएं, कुछ कहा नहीं जा सकता। इसी में एक सवाल यह सर कि एलिमेंट ऑफ सरप्राइज तो ख़त्म हो गया जब हम खुद ही कह रहे हैं कि ऑपरेशन हमने बंद नहीं किया, ये बस सीज़ फायर है, पॉज है, सीज़ फायर भी पॉज है, विच मीन्स कि अगली बार हम इससे भी ज़्यादा इंटेंस ऑपरेशन को अंजाम दे सकते हैं। एलिमेंट ऑफ सरप्राइज ख़त्म हो गया, वो भी रेडी होंगे, इस बात का डर रहेगा कि न्यूक्लियर एस्केलेशन हो सकता है? देखिए, न्यूक्लियर एस्केलेशन जब तक कि पाकिस्तान में कोई पागल आदमी नहीं होगा, नहीं होगा। क्योंकि हाँ, अगर वो पागलपन पे उतर आएंगे तो शायद हो जाए, पर अगर थोड़ी सी भी सूझबूझ होगी तो उनको ये मालूम है कि भाई न्यूक्लियर स्ट्राइक का रिटेलिएशन होगा। देखिए, हिंदुस्तान बहुत बड़ा देश है, बहुत बड़ी आबादी वाला देश है। हिंदुस्तान में अगर, मैं तो ऐसे मजाक में बहुत साल, एक बार मैंने अमेरिका में कह दिया था कि वी कैन अब्जॉर्ब 2-3 न्यूक्लियर स्ट्राइक्स, यू कैन नॉट अब्जॉर्ब 1। क्योंकि वो तुम तो इतने ऐशो आराम में रहने के आदी हो, तुम्हारी एक दिन बत्ती चली जाए तो तुम्हारी ज़िंदगी मुश्किल हो जाती है। तो न्यूक्लियर बम तो तुम बर्दाश्त कर ही नहीं सकते हो। हमारे ऊपर 2-3 बम गिरेगा न्यूक्लियर बम, तो भी हम तो उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे। 146 करोड़ की आबादी है, आप कितना 1 करोड़ मरेंगे, कुछ मरेंगे, हम फिर भी हमारी हस्ती नहीं मिटेगी, पर पाकिस्तान की हस्ती तो मिट जाएगी। बट सर अभी छोटे छोटे वाले बम रह नहीं गए जो हिरोशिमा नागासाकी पे गिराए थे, दोनों के पास 100 से ज़्यादा हैं। मतलब मैं प्रिसाइज नंबर्स में नहीं जाना चाहूँगा। 100 की इस्तेमाल की नौबत नहीं आएगी ना, 100 की इस्तेमाल करने की नौबत ही नहीं आएगी। देखिए, तो शुरू के जिसने सरप्राइज़ किया और जिसने जब वल्नरेबल टारगेट पे हिट किया, वो विक्टोरियस होगा, वही जीतेगा। बट वापस से सर, मतलब यही क्वेश्चन एक आखिरी बार रिपीट करूँगा, एलिमेंट ऑफ सरप्राइज ख़त्म हो गया है, हम ही कह रहे हैं। सरप्राइज एकदम ख़त्म नहीं हुआ है। देखिए, पहले ऑपरेशन सिंदूर वर में तो ख़त्म था, क्योंकि ये था कि हमला हो गया है और मोदी जी ने कहा हम तुम्हें मिट्टी मिला देंगे, घर में घुस के मारेंगे। तो वो तो रोज़ तैयार थे। पहले दिन जो हमारा नुकसान हुआ है, कुछ हवाई जहाज़ का तो नुकसान हुआ है, कितना हुआ है मालूम नहीं, पर पहले दिन ही हो गया। इसके माने वो एकदम तैयार थे, और आपकी एयरफोर्स को उन्होंने पहले दिन ही नुकसान पहुँचा दिया। ये दूसरी बात है कि बाद में आप हावी हो गए। ये दूसरी बात है कि फिर आपने एयर डोमिनेंस इस्टेब्लिश कर ली, और 3 दिन बाद उनके सारे एयर बेसिस को नष्ट कर दिया, 8 एयर बेसिस को। तो अभी तो सरप्राइज इस माने में कि भाई शायद पता नहीं अभी होगा या कब होगा या न होगा या नहीं होगा, अभी तो थोड़ा सा अनिश्चितता है। उस समय तो ऑपरेशन सिंदूर था, तब तो ये था कि वो तो उनके डिफेंस मिनिस्टर रोज़ कहते थे कि 24 घंटे में होने वाला, 48 घंटे में होने वाला। वो 24-48 में नहीं हुआ, चलिए 72 में हो गया, जो या 80 में हो गया। जैसे इस बार तो हमारे जो डिफेंस के रिप्रेजेंटेटिव्स थे उन सब ने कहा कि कोई न्यूक्लियर सिग्नलिंग नहीं थी, 0 न्यूक्लियर सिग्नलिंग थी। बट 2 ही चीज़ें, कितना बड़ा रिस्पॉन्स हो सकता है अगली बार, दूसरा क्या ये सिचुएशन कभी न्यूक्लियर हो सकती है आपके अपने अनुभव के अकॉर्डिंग? देखिए, अगली बार अगर ऑपरेशन सिंदूर फिर होता है, सिंदूर 2.0, तो ये जाहिर है कि और बड़े पैमाने पे होगा, और इस बार शायद जल्दी सीज़ फायर नहीं होगी, जब तक कि बिलावल भुट्टो भी यही बोल रहे हैं अमेरिका में कि इस बार ट्रम्प भी नहीं रुकवा पाएंगे, जब तक कि कोई नतीजा सामने नहीं हो जाएगा। और ये है कि एक पार्टी मान जाए कि भाई अब हम आगे नहीं लड़ सकते। न्यूक्लियर की बात है, देखिए, हिंदुस्तान की हमेशा ये कोशिश होगी कि आप पहले न्यूक्लियर साइट्स को इनको न्यूट्रलाइज करें। हमारा तो डॉक्ट्रिन, अच्छा, हम उनके न्यूक्लियर साइट्स को न्यूट्रलाइज कर दें अगर इसकी जो भी संभावना है, क्योंकि ब्रह्मोस में न्यूट्रलाइज करने की क्षमता है,
तो अगर हमारे पास ये कैपेबिलिटी है तो भारत सरकार शायद पहला प्रयास इसका ये होगा कि जितने न्यूक्लियर साइट्स आपके इंटेलिजेंस के मुताबिक हैं उनको न्यूट्रलाइज कर दो, ख़त्म करो। फेयर इनफ। हम्म। तो हम्म। मतलब स्टेप 2 की ज़रूरत ही मत पड़े, हाँ, रिटेलिएशन हाँ, वाले पॉइंट की retaliation की ज़रूरत बात ही ही ना मत है पड़े। वो। ठीक है सर, एक डिबेट ये छिड़ गई ऑपरेशन सिंदूर के बाद कि कांग्रेस ने भी सर्जिकल स्ट्राइक्स करवाए थे। आपको है ऐसी कोई जानकारी कि कांग्रेस ने भी सर्जिकल स्ट्राइक्स करवाए थे? मीडिया रिपोर्ट्स हैं, कुछ आर्मी ऑफिशियल्स के, बहुत सीनियर ऑफिशियल्स के बयान भी है। कांग्रेस वाले खुद कह रहे हैं कि यूपीए के टाइम पे करवाए थे, तो उनके बयान तो होंगे ही। हो सकता है कोई छोटी मोटी कराई हो, कोई मुझे उसकी ऐसी जानकारी नहीं है। कांग्रेस वाली आपको नहीं पता? जानकारी नहीं, पर अगर कोई कार्रवाई हो तो कोई बड़ी बात नहीं है वो, तो क्या है, ठीक है कार्रवाई। और उनकी सरकारों पे जो एलिगेशन लगता रहता है कि वो उन्होंने फोर्सेस के हाथ बांध रखे थे। नहीं, हाथ तो खैर हाथ तो फोर्सेस के क्या बांध रखे थे, उनमें मतलब लड़ने का मादा ही नहीं था। और पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहिए या ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे, ये एटीट्यूड ही नहीं था। अब बम्बई में इतना बड़ा हमला हुआ, इतना बड़ा कांड हो गया, इतने आदमी मारे गए, 163 आदमी, कितने आदमी मारे गए, सब कितने घायल हुए, इतने दिन तक सारा बम्बई वॉज हेल्ड टू रैंसम, सब कुछ हुआ और उसके बाद कोई रिटेलिएशन नहीं हुआ। कमाल की भाई कैसी सरकार थी, मतलब उनकी कमज़ोरी है। ऐसे तो लोग उस समय के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जो थे वो लोग तो बड़ा अंग्रेज़ी में बड़े अच्छे अच्छे शब्द निकाल लेते हैं। इट वॉज ए पॉलिटिकल रिस्ट्रेंट और डिग्निफाइड रिस्ट्रेंट, कुछ इस तरह कहते हैं। स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेंट था हमारा। स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेंट क्या था, इट वॉज आई वुड से इट वॉज पॉलिटिकल पैरालिसिस। आपको लगवा मार जाए और आप कहें बड़ा भाई हम रिस्ट्रेंट कर रहे हैं। बट यही बात वाजपेयी जी जब थे और ऑपरेशन पराक्रम को वाजपेयी जी हॉल्ट भी, कर दिया गया हाँ, था सर, बिल्कुल तो वाजपेयी उनकी जी भी, आलोचना भी स्कूल बिल्कुल होती है। आलोचना है। आपने ऑपरेशन पराक्रम में हम लोग को आगे बढ़ना चाहिए था भाई। 9 महीने तक आप 9-10 महीने तक आप फोर्स बॉर्डर पे लगाए रहे और आपने पार्लियामेंट में यह बयान दिया था कि लड़ाई अब आर पार की होगी। अब अमेरिका के दबाव में आके उन्होंने कॉल ऑफ कर दिया। कह रहे कि इस वाले ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे पाकिस्तान जो है वो चाइना का प्रॉक्सी बन के लड़ रहा था कि PL-15 का जो यूज़ हुआ है या एलिजेडली चाइनीज़ फाइटर जेट्स का जो यूज़ हुआ है, फ्रांस का जो दूरदर्शन है France 24, उसकी एक रिपोर्ट थी जिसकी बहुत कम चर्चा हुई कि इस पूरे वॉर में चाइनीज़ हार्डवेयर ने पाकिस्तान की तरफ से बहुत कमाल दिखाया है, अपना डोमिनेंस दिखाया है। आपको अपने ऑब्जर्वेशन से लगता है कि ये मतलब पाकिस्तान इस बार चाइना का प्रॉक्सी बन के लड़ रहा था? नहीं, चाइना की प्रॉक्सी बन के नहीं लड़ रहा था, पर चाइना का गेम तो देखिए ये है कि पाकिस्तान हिंदुस्तान से लड़ता रहे, फिर लड़ाई हो, क्योंकि जितनी लड़ाई होगी उसमें हिंदुस्तान की भी कुछ शक्ति तो खर्च होगी और हिंदुस्तान का कुछ नुकसान भी होगा। तो हिंदुस्तान जितना कमज़ोर हो और हमारी बराबरी पे पहुंचने का सपना छोड़ दे, ये तो चाइना के इंटरेस्ट में है। तो वो खुल्ला तो पाकिस्तान का समर्थन नहीं करेंगे, पर हथियार से, साजो सामान से, लेटेस्ट बम्बर से, लेटेस्ट इक्विपमेंट से, लेटेस्ट डिफेंस सिस्टम से तो बिल्कुल करेंगे। कश्मीर में परिस्थिति ख़राब होनी हुई 87 के चुनाव के बाद, ऐसा एक धड़े का मानना है। आपके हिसाब से स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? कश्मीर में कब हालात बिगड़ने शुरू हुए? कश्मीर में हालत बिगड़ी है, देखिए विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमंत्री थे और जब वो उनकी मुफ्ती की लड़की को छोड़ने के रवैया को छोड़ना, जब आतंकवादी छोड़े गए थे, मेरे ख्याल में वो आतंकवाद की वो पहली बार कश्मीर की जनता ने को ये एहसास हुआ कि हम भारत सरकार कि हम कमज़ोर हैं, टिका सकते भारत हैं, कमज़ोर है, हाँ, हमें झुकाया जा सकता है, कमज़ोर देश है और भारत सरकार को हम झुका सकते हैं। वो एक टर्निंग पॉइंट था। सर उसके पहले 87 का जब जिक्र होता है तो कहते हैं कि 87 के चुनाव में जिस तरीके से कई सारी ऐसी रिपोर्ट्स हैं, एनालिसिस है कि सैयद सलाहुद्दीन की पार्टी के साथ जिस तरीके से बेईमानी हुई, फिर उसने जो हथियार उठाए, बेईमानी तो वहाँ होती रहती है। कश्मीरी आदमी खुद भी बेईमानी करने में किसी से पीछे नहीं है, ये भी बता दें, ह्यूमन नेचर मैंने वहाँ का देखा है कश्मीरी। हमारे साथ तो BSF में यूपी के मुसलमान थे, तो यूपी का मुसलमान जो BSF का अफसर था कहता था, तो कश्मीरियों के बारे में कहता था, मैं उसको कोट कर रहा हूँ, मैं ये मेरी ज़बान नहीं है, नहीं बिल्कुल, कहता साहब कि अगर ये कुरान की कसम खा के कुछ कहें तो मान लीजिए कि ये 100% झूठ बोल रहे हैं।
तो कश्मीरी के मुसलमान बट ऐसा कहते क्यों थे? क्यों है ये अब परसेप्शन ये उनको यूपी लेके? के मुसलमान से पूछिए आप यूपी के मुसलमान नहीं कहा था। बट जब उसने आपसे ये बात बोली होगी तो कोई तो किसी का कॉन्टेक्स्ट में कहा होगा, कोई वो वजह तो बताई होगी। है मतलब कश्मीरियों में ऐसा कोई बड़ा भारी बेईमानी सब करते बड़ी हैं। भाई बड़े भारी एथिकल प्रिंसिपल्स वाले लोग हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, ठीक है। बट 87 का जो चुनाव था, हाँ। आपको लगता है कि उसके बाद मतलब अगर हम उस वाले चुनाव को फ्री एंड फेयर रखते तो शायद ये वाली नौबत नहीं आती, या मल्टीपल फैक्टर्स हैं? 87 के चुनाव को वैसे ही एक मतलब पोस्टर चुनाव बना के पेश किया जाता नाराजगी है। हुई, फिर इसके बाद ये घटना हुई। देखिए ये सब चीज़ें कोई बहुत सिंप्लीफाई नहीं करना चाहिए कि इस कारण से ये हो गया, इस कारण से स्थिति बिगड़ी। पर बिगड़ते बिगड़ते जब कई चीज़ें में हो जाती हैं तो फिर एक दिन विस्फोट हो जाता है। तो अगर इंटरनल सिक्योरिटी के सबसे बड़े चैलेंजेस में अगर क्रोनलाइज करने की कोशिश करें तो मेरा ऑर्डर आप बताइएगा सही है, या आप कोई और ऑर्डर देना चाहेंगे इंडिया के इंटरनल सिक्योरिटी के चैलेंजेस के पॉइंट ऑफ व्यू से? पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म जो है वो नहीं, पाकिस्तान स्पॉन्सर टेररिज्म मत कहिए, इस्लामिस्ट टेररिज्म। इस्लामिस्ट टेररिज्म, कहिए कि ठीक है, अलकायदा का भी मैं खतरा है, रिफ्रेज करता हूं। इस्लामिक स्टेट का खतरा है, जैश ए मोहम्मद का है, टेररिज्म, सब। हाँ, टेररिज्म इज द बिगेस्ट थ्रेट। टेररिज्म, टेररिज्म है, माओइज्म है, नॉर्थ ईस्ट की जो माओइज्म इंसर्जेंसी, को आप नीचे कर दीजिए। माओइज्म को आप नीचे कर दें, हाँ, नीचे कर बहुत नीचे, काफ़ी नीचे चला गया। नॉर्थ ईस्ट की इंसर्जेंसी और वहाँ का जो ट्राइबल फ्यूड है, जैसे मणिपुर ऑलमोस्ट 3 सालों से शांत नहीं हो पा रहा। और उसके अलावा आता है नंबर इलीगल जो बांग्लादेशी इमिग्रेशन है वो, और पंजाब। आप क्या ऑर्डर तय करेंगे इसमें? देखिए मैं तो नंबर 1 पे आतंकवाद रखूँगा। ठीक है, सबसे बड़ा खतरा आतंकवाद है। नंबर 2 पे कश्मीर को रखूँगा। कश्मीर को, और नंबर कश्मीर को हम आतंकवाद से अलग करके देख सकते हैं। हाँ, वहाँ की बिल्कुल, प्रॉब्लम बिल्कुल, मोरलेस बिल्कुल टेररिज्म है, नहीं, या कश्मीर जब आप अलग करते हैं तो किस तरीके से अलग करते हैं? अलग कश्मीर में केवल आतंकवाद की समस्या नहीं, वहाँ पे बहुत एक अलगाव, एक कश्मीरी मुसलमान के दिमाग में जो अलगाववाद की भावना है वो एक बहुत बड़ा फैक्टर तो है। उसका सर इवेंचुअल कल्मिनेशन तो टेररिज्म में ही होता है। नहीं, उसमें मतलब एक पॉपुलर रिजेंटमेंट हो जाता है, पॉपुलर नॉन कोऑपरेशन हो जाता है, पॉपुलर भगवान न करे पर इंसर्जेंसी हो सकती है। मतलब ठीक है, तो टेररिज्म और कश्मीर टेररिज्म और कश्मीर का जो टेररिज्म तो जनरल देखिए इन जनरल हिंदुस्तान में कहीं भी टेररिज्म की घटना है, क्योंकि इतनी ज़्यादा मतलब हमारा जो पॉपुलेशन कंपोजिशन जो है उसमें आतंकवाद की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बन जाती हैं। ठीक है, तो आतंकवाद, उसके बाद नंबर 2 पे कश्मीर, नंबर 3 पे मैं नॉर्थ ईस्ट को जनरली कहूँगा। अब उसको मणिपुर नागालैंड सब अलग अलग मत के, नॉर्थ नंबर 3 पे नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट की समस्याएं इतनी बड़ी रह गई हैं वैसे, बहुत बड़ी समस्याएं हैं, बहुत फ्रॉम अ डिस्टेंस। कम से कम दिल्ली से बैठ के तो नहीं लगता अगर मणिपुर दिल्ली में दिल्ली में मणिपुर का भी जो मतलब फ्यूड है दिल्ली वो में आप एमपी साहबान से कहिए कि जितने 7 स्टेट हैं, 7 सिस्टर्स, सबकी राजधानी बता दें जरा। 10 एमपी से पूछिए, और ख्याल में 10 में शायद 2 बता पाएंगे, बाकी नहीं बता पाएंगे। नक्शे में कहिए, नक्शे में दिखाओ, स्टेट्स आइडेंटिफाई नहीं कर हाँ, पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, जानकारी नहीं है। बट आप कह रहे हैं कि अगर आप टेररिज्म के बाद कश्मीर को प्लेस करते हो तो तीसरा सबसे बड़ा चैलेंज नॉर्थ ईस्ट की इंसर्जेंसी का है, नॉर्थ ईस्ट में नक्सलिज्म माओइज्म से भी बड़ा। मतलब मणिपुर की समस्या देखिए मुंह बाय खड़ी है, नागालैंड की समस्या केवल दबी हुई है, और असम नॉर्थ शांत है। ईस्ट में आसाम भी आ जाता है। आसाम में डेमोग्राफिक चेंज बहुत बड़ी समस्या खड़ी कर दिया है। अब वो शर्मा जी कह रहे हैं कि हम सबको निकालेंगे, एक पुराना कोई आदेश उन्होंने निकाला है जिसके अंतर्गत डिप्टी कमिश्नर्स को हुक्म है, मतलब अधिकार है कि वो बिना किसी मतलब जांच पड़ताल के एक बार आइडेंटिफाई हो गया फॉरनर, उसके बाद उसको बाहर भेजेंगे। वो कैसे भेजेंगे ये सब देखने की बात है। ठीक है, इसी तरह नागालैंड की समस्या है। अब आपने वो एक फ्रेमवर्क एग्रीमेंट किया 2015 में, वो फ्रेमवर्क एग्रीमेंट क्या था उसकी शब्दावली अभी तक कहीं पब्लिक डोमेन में नहीं आई है। बस ये कहा गया कि फ्रेमवर्क एग्रीमेंट हो गया है और इसी फ्रेमवर्क के अंतर्गत हम नागा समस्या का समाधान कर देंगे। अब NSCN-IM के आइजक महिवा ग्रुप है, उसके आदमी बार बार कहते हैं कि नहीं साहब ये तो दे आर बैकिंग आउट और आप फ्रेमवर्क एग्रीमेंट का उल्लंघन कर रहे हैं और आप हमारे साथ धोखा हुआ, फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पे आपका पालन नहीं कर रहे हैं और हमें तो अलग अलग संविधान दीजिए, हमें अलग झंडा दीजिए, फ्लैग दीजिए वगैरह वगैरह। तो समस्या 2015 के बाद भी नागालैंड की समस्या अभी सुलझी नहीं है, केवल उसको मतलब अंगारों पे राख थोड़ा पड़ गई है, अभी अंगारे अंदर हैं अंदर। और कुछ ढिलाई अपनी तरफ से ऐसी है कि सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस एग्रीमेंट जिसको सीजफायर एग्रीमेंट कहते हैं, उसका हम इन्फोर्स सही ढंग से नहीं कर रहे हैं, उसका उल्लंघन रोज नागा विद्रोही कर रहे हैं, पर हम उसकी कॉग्निजेंस नहीं लेते हैं और उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करते हैं। नतीजा ये होता है कि वो अपने मतलब आमदनी बढ़ा रहे हैं एक्सटॉर्शन के जरिए,
वो लोगों को भर्ती कर रहे हैं, अपनी संख्या बढ़ा लेते हैं और एक पैरेलल सरकार चल रही है। बहुत दिनों तक तो ये था कि केवल एक पैरेलल सरकार है। अभी एक भूतपूर्व मुख्यमंत्री नागालैंड के, उनका एक पैरेलल सरकार तो आप छोड़िए, अब तो 6-7 पैरेलल सरकार चल रही हैं नागालैंड में। हाँ, और नागा की जनता है वो पिस रही है, क्योंकि हर दिन किसी सरकार का प्रतिनिधि आ जाता है और इतने पैसे दो, 5,000 रुपये दान हमें दो, और नहीं दोगे तो मार देंगे। तो कहते हैं नागा जनता का साधारण आदमी है, वो डोनेशन दे के एक्सटॉर्शन से, डोनेशन के रूप में, वास्तव में तो एक्सटॉर्शन होता है, उसे वो त्रस्त है। तो नागालैंड की समस्या को जो ये कहना कि हम सुलझ गई है, नहीं, बस केवल कंटेन हो गई है और इस समय फिलहाल दबी हुई है। नक्सलिज्म को अब तो मतलब ये हमने 3 समस्या बता दिया, उसके बाद चौथे नंबर पे आप इलीगल बांग्लादेशी इमिग्रेशन, कहेंगे सांप्रदायिक समस्या। मैं कहूँगा सांप्रदायिक समस्या भी बहुत बड़ी समस्या है, जो हिंदू मुसलमान है देश में। कब कहाँ किस रूप में, उग्र रूप में खड़ी हो जाए, कोई ठिकाना नहीं है। खालिस्तान कोई समस्या रह गई आपके हिसाब से? नहीं, खालिस्तान समस्या तो है, पर वो कनाडा की समस्या होगी मेरे ख्याल में। कनाडा में खालिस्तान शायद बन जाए किसी दिन, यहाँ तो नहीं बनने का। ये बस डॉलर कमा रहे हैं, मतलब अलग अलग जगहों पे। वो वहाँ पे इतने खालिस्तान के नाम पे पैसे छाप रहे हैं, इतने ज़्यादा मतलब उनकी संख्या हो गई है, और इतने पार्लियामेंट में भी वहाँ की उनकी प्रेजेंस है। तो और अगर कनाडा की सरकार ने ढोलमोल नीति अपनाई तो खालिस्तान कनाडा में बन सकता है। ठीक है, यहाँ तो नहीं बनेगा, ये तो मान के चलिए। हिंदुस्तान में खालिस्तान कोई समस्या नहीं रहेगी? कोई नहीं, खालिस्तान की समस्या है, अभी भी बहुत से उनकी पूंछ यहाँ पे है, पर यह है कि खालिस्तान बनेगा नहीं। हिंदुस्तान की सरकार, देखिए हिंदुस्तान की सरकार में एक खासियत है कि ऐसे तो इनकी नीतियाँ कभी ढुलमुल रहती हैं, कभी कैसे रहते हैं, पर जब राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला आ जाता है और जब भारत सरकार अगर पड़ जाए कि इसकी ठुकाई होनी, फिर तो ऐसी ठुकाई होती है कि फिर बड़े से बड़ा विद्रोही संगठन भी चारों खाना चित हो जाता है। सर, ये टेररिस्ट भी आतंकवाद, पंजाब का आतंकवाद का हमने देखा, मतलब इतना भयंकर आतंकवाद था। मैं तो उस आग से गुजरा हूँ, वहाँ उसमें काम किया है मैंने। बीएसएफ कैंपस से, जब मैं जलंधर का कैंपस बड़ा फोर्टिफाइड कैंपस है, वो तो उसके अंदर तो आतंकवादी घुसने की संभावना नहीं थी। पर जब मैं हर मतलब दूसरे तीसरे दिन निकलता था कहीं दौरे पे, तो हमेशा मन में 1 सेकंड के लिए ख्याल आता था कि हम वापस लौट के साबुत आएंगे या। कितना खतरनाक था? हाँ, इतना खतरनाक। ज़्यादा खतरनाक आपके एक्सपीरियंस में पंजाब रहा है या कश्मीर रहा है? पंजाब बहुत ज़्यादा खतरनाक रहा है, कश्मीर से भी ज़्यादा। पंजाब में देखिए हर ज़िले में आतंकवाद था, हर ज़िले में मतलब समस्या थी, कब कहाँ कौन आतंकवादी मार दे। और यहाँ तो कश्मीर में तो पॉकेट्स हैं और ये छिटपुट घटनाएं होती हैं। वहाँ तो उस समय ये था कि कब कहाँ क्या घटना हो जाए कोई ठिकाना नहीं। ऐसी हालत थी। सर, पंजाब में क्या अलग हुआ जो कश्मीर में हो सकता है? पंजाब में बहुत सारी बातें। देखिए पंजाब का जो शुरुआत कैसे होती है। कश्मीर की समस्या तो जिस दिन से हमें आज़ादी मिली उस दिन से हमारे पास है समस्या है, क्योंकि पाकिस्तान का ये कहना है कि भाई ये मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, हमारे पास जानी चाहिए थी। वो तो कोई आर्गूमेंट बनता नहीं है। और वैसे तो जूनागढ़, हैदराबाद ये सब भी थे, पर वो हिंदुस्तान में मिले। पर कश्मीर की समस्या तो एक तरह का ओरिजिनल प्रॉब्लम है। एक तो पार्टीशन का कहिए कि बाई प्रोडक्ट है या पार्टीशन की देन है, और ब्रिटिश सरकार भी बहुत हद तक इसके लिए जिम्मेदार है। ब्रिटिश सरकार जाते जाते। बट कोई ऐसी पॉलिसी आपके एक्सपीरियंस में जो आप लोगों ने पंजाब में इम्प्लीमेंट की हो और आपको लगा हो कि अच्छा इस एक्सपीरियंस को अगर ट्राई करते कश्मीर में? तो ऐसी बात नहीं है। वहाँ की देखिए हर समस्या को अलग से को डील करने का एक अलग तरीका है। आप ये सोचिए कि कुछ लोगों ने कहा था कि गिल साहब जैसे अफसर को पंजाब में कश्मीर भेज दो, तो अगर वो तरीका अपनाया जाएगा तो वहाँ तो कश्मीर फिर तो अलग ही हो जाएगा। वो आपको लगता है कि वो तरीका नहीं चलेगा वहाँ? गिल साहब वाला तरीका कश्मीर में नहीं चलेगा। किस वजह से? अब देखिए वो सिख थे, सिखों के साथ उन्होंने सख्ती की और सिख लोग उस समय तक बगावत का झंडा उठाए थे, हिंदुस्तान से अलग होने की बात कर रहे थे। बट खालिस्तान कोई समस्या नहीं रहेगी, क्योंकि अमृतपाल भी जब आए तो उनको गांधी और अंबेडकर का रास्ता ही चुनना पड़ा। असम के जेल में है, चुनाव लड़ा, MP बन गए। बस अब वहीं उनकी ज़िंदगी कितने दिन चलती है, और जब निकलेंगे भी तब तक शायद उनकी जगह पे आ जाएंगे, सोच बदल जाए। और बाकी सारे जो है कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और UK वाले वो पैसे छाप रहे हैं खालिस्तान के नाम पे, अपना क्या कहा, धंधा चला रहे, मतलब एजेंडा चला रहे, धंधा चल रहा है। सर, ये जो कम्युनलिज्म वाली आपने हिंदू मुसलमान वाली बात बोली, ये कितनी खतरनाक है देश में? जो कम्युनलिज्म देश में खतरनाक इस मायने में है कि देखिए बहुत बड़ी आबादी तो है ही मुस्लिम आबादी मुसलमानों की, और इस समय जो हो रहा है इस्लामिस्ट
आइडियोलॉजी जो है, ये जब से अलकायदा शुरू हुआ, जब से इस्लामिक स्टेट आई है और जब से ये आतंकवादी संगठन बने हैं, तब से जो परिवर्तन आ रहा है मुसलमानों की सोच में, वो एक बड़े अफसोस की बात है। बड़े अफसोस की बात है। और जिनका जो रेडिकलाइजेशन हो रहा है, ये कभी भी मतलब एक समस्या खड़ी कर सकते हैं। और इसके लिए हमें दोषी हम ही लोग हैं, क्योंकि हमने शुरू से इनको अपनी बॉडी पॉलिटिक में इंटीग्रेट नहीं किया, और हमने ये सोचा कि इनको अलग एक वोट बैंक बना के रखो, और एक वोट बैंक बना के हमने इनको एक्सप्लॉइट किया, और इसलिए इनकी अलग होने की भावना हमेशा इनके दिमाग में बनी हुई है। बट ये हर एक पार्टी का जो कम्युनल पॉलिटिक्स है सर, अपने अपने रिलीजन के हिसाब से जो सदा हुआ है, वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब वो उतना ही विस्फोटक सभी ने है। कुछ हद तक खेला है, सभी ने कुछ हद तक खेला। मतलब जो आतंकवादी थे वो भी दंगे करवाना चाहते थे, ये भी अपनी राजनीति में दंगे नहीं, करवा पर यह है कि ही देखिए, देते हैं। एक चीज़ तो होनी चाहिए थी, ये जो ऐसा एजेंडा, सेपरेटिस्ट एजेंडा है, ये मुसलमानों के लिए अलग मदरसे बने, मुसलमानों की सोच बचपन से अलग हो गई, और मतलब छोटे छोटे बच्चे जब इस तरह की बात करते हैं सोशल मीडिया पे, पता नहीं कैसे लोग खड़ा कर देते हैं कि हिंदुओं को मारने की बात करते हैं और राम मंदिर को तोड़ने की बात करते हैं, तो समझ आती है हो क्या रहा है। छोटे छोटे बच्चे इस तरह की बात कर रहे हैं। जाते जाते कुछ क्विक क्वेश्चन है सर, जो इंटरनल सिक्योरिटी से जुड़े हुए हैं। जैसे एक सवाल ये है कि हमारा 50% से ज़्यादा मिलिट्री हार्डवेयर रशिया का है। रशिया रिसेंट टाइम में बहुत क्लोज गया है चाइना के, चाइना बहुत क्लोज है पाकिस्तान के। क्या रशिया एक रिलायबल एलाई रह गया है इंटरनल सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से? मैं समझता हूँ कि रशिया बहुत रिलायबल रहा है, और आज भी अभी भी रिलायबल है। मैं रशिया को यूएसए से ज़्यादा रिलायबल मानता हूँ। चाइना कितने क्लोज जाने के बावजूद देखिए, चाइना वो इक्वेशन उनका अलग है, उससे हमसे कोई मतलब नहीं। और चाइना का भी जो पाकिस्तान से है, वो भी बड़ा लिमिटेड है, वो समझ लीजिए। वो उन्होंने पाकिस्तान को पूरा तरह से अपने कर्जे में बांध लिया है। एक तरह से पाकिस्तान उनकी कॉलोनी सी बन गई है, क्लाइंट्स। उनका फ़ायदा हो रहा है। और जब तक पाकिस्तान में हिंदुस्तान से लड़ने की क्षमता है, तब तक वो पाकिस्तान को भी सपोर्ट करते रहेंगे। पाकिस्तान से उनको कोई मोहब्बत, देखिए चीन को पाकिस्तान से कोई मोहब्बत नहीं है। पाकिस्तान को केवल इसलिए पैम्पर कर रहे हैं कि तुम हिंदुस्तान के खिलाफ हो, बस, और कोई मतलब नहीं है। ठीक है, कोई दोस्ती तो दिल से होती है, ये तो दोस्ती उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। अगेन वापस से मैं थोड़ा सा क्वेश्चन रिपीट करूँ कि रशिया का जो हमारा मिलिट्री हार्डवेयर 50% से ज़्यादा रशियन है। गोइंग फॉरवर्ड हम लोगों को मिलिट्री हार्डवेयर की ज़रूरत पड़ेगी। आपके हिसाब से रशिया अभी भी एक रशिया जब भी दे सकता डिपेंडेबल है, अलाई है? जब भी देगा दे सकता है। ये ज़रूर है कि पैसे के मामले में वो भी बहुत लालची हो गए हैं और पैसा बहुत खींचना चाहते थे, इसीलिए हमारा वो स्टेल्थ फाइटर का जो जो प्लान था वो इतना डिले हो गया। पर अब जब उनको पैसे की ज़रूरत पड़ी है, तो वो कह रहे हैं नहीं, हमारा स्टेल्थ फाइटर लो, और हम इसका कोड भी दे देंगे, ये भी कर देंगे, वो भी कर देंगे, और F-35 के आधे दाम में दे देंगे। आपका एक राइटअप पढ़ा सर इंडियन एक्सप्रेस में, आपने लिखा है अपने एक राइटअप में कि जापान, वियतनाम, साउथ कोरिया, फिलीपींस और ताइवान, ये पॉसिबल लॉन्ग टाइम जो एलाइज हैं इंडिया के, रिलायबल एलाइज, वो कोशिश करना चाहिए इनसे, क्यों नहीं, बिल्कुल कोशिश करना चाहिए। मिलिट्री अलायंस के किस फ्रंट पे, मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं तो कहूँगा ये क्वाड की कोई रेलेवेंस नहीं है अगर ये मिलिट्री अलायंस नहीं है। क्वाड जो इस समय है, अगर मिलिट्री अलायंस ना हो तो टाइम वेस्ट कर रहे हैं। बेकार है। खाली पैसे, खाली व्यापार करना है तो उसके लिए अलग से एक एग्रीमेंट हो जाएगा। ठीक है, और हमें तो कुछ अंडरस्टैंडिंग ऐसी, अगर जापान से, वियतनाम से, इन लोगों से हो सके तो हमें बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि ये सारे देश ऐसे हैं जिनको मैंने लिखा है, ये सब चीन से त्रस्त है। जापान त्रस्त है, वियतनाम अभी तो लगभग पूरी दुनिया ही त्रस्त है चीन नहीं, पूरी दुनिया तो नहीं, तरह ये तो बगल में है ना। हाँ, कि इंडियन ओशन में जितने भी फिलीपींस का टापू लिए बैठे हैं, और फिलीपींस वर्ल्ड इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाके अपने फेवर में जजमेंट लाता है, तो चीन कहते हैं हम इस जजमेंट को मानते नहीं। तो जितने जापान के भी 2 आइलैंड्स को लेकर डिस्प्यूट है, पैसिफिक कोस्ट पे जितने कंट्री हैं सब चीन से परेशान हैं। इनको लेकर अगर एक गठबंधन हो तो बहुत ही अच्छी बात होगी। सर अंकल सैम रह गए हैं, मतलब भरोसे लायक? तो इतना ट्रम्प का नगाड़ा बजा। अंकल सैम तो देखिए, दुनिया में उनके लिए बस एक ही चीज़ मैटर करती है, पैसा। जहाँ से पैसा जहाँ मिल जाए वहाँ वो झुक जाएंगे और उधर वो चले जाएंगे। डेमोक्रेसी ला देंगे वहाँ पे चले जहाँ पेट्रोल मिल गया, जहाँ पैसा मिल जाए, या जहाँ कोई अपने आप को, अपना अस्तित्व उनके एकदम घुटने टेक दे कि हम हुजूर आप माई बाप हैं, जैसे पाकिस्तान उनके सामने उनको माई बाप बना देता है, तो वो ठीक है। पर जो कोई आदमी कहेगा नहीं, हमारा तो आत्मसम्मान है, हमारी सिविलाइजेशनल हिस्ट्री है, हम वही काम करेंगे जो हमारे हित में है। आप मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की बात करते हैं, हम मेक इंडिया ग्रेट अगेन की बात करेंगे, हम क्यों नहीं बात करें? फेयर इनफ।
हाँ, आप कहते हैं तेल नहीं खरीदो रूस से, क्यों नहीं हम खरीदें भाई, हमको सस्ते मिल रहा है, हम तेल खरीद लेंगे। आपने कहा कि ये S-400 उनसे मत खरीदो, हमें ज़रूरत है, हमने उसको खरीद ली और हमारे काम आया। फिर हाँ, तो हम अंकल सैम हम इसलिए ज़्यादा नहीं पसंद करते हैं कि ये सब ज़रा अकड़ू हैं, थोड़े इंडिपेंडेंट अकड़ू हैं और स्वतः आत्मसम्मान है, ये नॉन ज़रा अलाइंड है, हाँ, ये हमारे कहने झंडा नहीं पे, उठाएंगे हमारा। ये हमारे कहने पे हर काम नहीं करेंगे, इनको फिर जो ठीक लगेगा वही काम करेंगे। सर उसी से फॉलो अप में क्वेश्चन क्या है, एबटाबाद में 2011 में लादेन इनको मिला, अभी जो डॉक्यूमेंट्री है हाँ, नेटफ्लिक्स हाँ, की, जब इनका चॉपर जा रहा था वापस, तो जो F-16 इन्होंने पाकिस्तान को दिया था, उस F-16 को अमेरिकी मैरिन्स के चॉपर के पीछे लगा दिया जब लादेन की बॉडी ये लोग लेके जा रहे थे। इससे बड़ा एविडेंस क्या चाहिए अमेरिका जैसे किसी देश को कि लादेन उनके मिलिट्री कंपाउंड से बस इतनी ही दूरी पे था कि छत पे खड़े होकर पत्थर मारिए और पाकिस्तान के मिलिट्री कंपाउंड में जाके गिरेगा। कैसे अलाई कर सकता है अमेरिका जैसा कोई देश पाकिस्तान के साथ? कहने में बुरा लगता है, बट अमेरिकन टेस्ट कुछ ऐसा है, इफ देयर इज अ कंट्री, ठीक है, वो चलेगा, फेयर इनफ, वी कैन फक देम व्हेनेवर वी वांट। तो वो अमेरिका, एज लॉन्ग एज पाकिस्तान इज रेडी फॉर दैट, वो जो कुछ भी और काम करें करते रहें। अभी इनकी शेरी रहमान गई थी, अगर आपने वो देखा हो फॉक्स न्यूज़ पे, शेरी रहमान गई थी, उसके पहले बिलावल गए थे, उसके पहले इनके डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ गए थे फॉक्स पे। ख्वाजा आसिफ ने ऑन रिकॉर्ड ये बात कही है कि हमारे देश में टेररिज्म इसलिए है बिकॉज वी वर डूइंग द डर्टी वर्क ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। ऑन रिकॉर्ड इनका डिफेंस मिनिस्टर मान रहा है कि इनकी कंट्री में टेररिज्म अमेरिका की वजह से, अमेरिका नहीं मान रहा कि इनके यहाँ टेररिज्म है। कोई इलाज है? नहीं, इलाज क्या है, वो सारे देश, मतलब ये जो बातें कह रहे हैं ये पाकिस्तान गलत नहीं कह रहा है, पर अब वो तो इनको जहाँ जो ऐसा सूट करता है वैसा करते हैं। इसराइल कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है इन सब में? हमारे लिए इसराइल बहुत इंपॉर्टेंट देश है, बहुत इंपॉर्टेंट देश है, मतलब मिलिट्री हार्ड। इसराइल प्रॉब्ली सबसे इंपॉर्टेंट बन गया अभी एज ए फ्रेंड, इकलौता कंट्री है जो खुल के इंडिया के सपोर्ट में आया था। नहीं, खुलेआम सपोर्ट किया है और फिर उनसे हार्डवेयर हमें मिलता है और उनसे मतलब डोम है या डिफेंस सिस्टम है, कई मायने में वो हमारे बहुत मददगार हैं। जाते जाते सर, हमारा तो इंटरनल सिक्योरिटी है चैलेंजिंग स्पेस में, आपने पोस्ट इंडिपेंडेंस से लेके 1990s तक का बताया। पाकिस्तान 71 में 2 टुकड़ों में बटा, ईस्ट पाकिस्तान आज बांग्लादेश है। और कितने बॉल्कनाइजेशन का स्पेस है उनके देश में, बलूचिस्तान से लेके, अब तो नहीं पग, मतलब 3 और कंट्रीज निकल जाएंगी वहाँ से। लड़ाई में, एक लड़ाई में 71 की लड़ाई में बांग्लादेश पाकिस्तान 2 हिस्से में बटा, अब लड़ाई होगी तो पाकिस्तान 3 और का एक हिस्सा और निकल जाएगा। एक ही निकलेगा? एक तो निकलेगा, बाकी भी अपना टूटने के कगार पे हैं। लेकिन बॉल्कनाइजेशन एक रियलिटी है, पाकिस्तान के टूटने की पूरी संभावना है। तो पाकिस्तान के टूटने की पूरी संभावना है। कॉन्वर्सेशन यहाँ से स्टार्ट हुई थी कि जो हमारे इंटरनल सिक्योरिटी के जो चैलेंजेस हैं वो कौन कौन से हैं। बात इस पे भी हुई है कि जो अगर अगला कोई टेररिस्ट हमला होता है, और जो सरकार का ये आउट इन ओपन स्टैंड है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी ख़त्म नहीं हुआ, हमने टेम्परेरली इसको पॉज किया है। अगर कोई सी भी ऐसी एक्टिविटी होती है, कोई सा भी ऐसा अटैक होता है, तो जो अगला रिटेलिएशन है वो बहुत तसल्ली भरा होगा। कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा कि इस पूरी कॉन्वर्सेशन में वो कौन सी चीज़ें थी जो आपके हिसाब से रह जाती हैं, ताकि जब हम सर को दोबारा होस्ट करें या ऐसी ही टॉपिक्स पे जो हम दोबारा एक्सपर्ट्स को होस्ट करें, तो हम जो आपके क्वेश्चन हैं उनके जवाब उनसे ले पाएँ। और ऐसे ही जो इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशंस है उसके लिए स्विच को फेसबुक पे, यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। देखते रहिएगा स्विच। मेरा नाम है तरुण।